प्रश्न जी। तो अब आप ये देखिए, अब उसमें क्या है कि पक्ष कौन सा है, जैसे अगर समाज से अलग होकर हम कर्म कर रहे हैं तो वो हम दशम से भाव से देखेंगे। इस प्रकार का जैसे विवाह से संबंधित यदि हो गया कि आप ये मान के चलिए कि हम हिंदू होकर मुस्लिम से शादी कर रहे हैं, मुस्लिम होकर हिंदू से शादी कर रहे हैं, ठीक है, तो वो भी सप्तम भाव से ही देखेंगे। बस उसमें ग्रह कभी भी आप ये देखिए, कोई भी असामाजिक या कोई भी इस प्रकार की कोई अप्राकृतिक यदि कोई भी कर्म आता है तो उसमें भाव से ज्यादा उसमें हम लोग को ग्रह भाव तो वही रहेगा। शादी अगर आप प्राकृतिक इत्यादि है तो सप्तम भाव आ जाएगा, कर्म से संबंधित है दशम भाव आ जाएगा, और कोई है तो वो भाव आ जाएगा। लेकिन उसमें ग्रह कौन आएंगे, राहु देवता है। शर्मा जी माइंड ऑफ करें। अब जैसे आपने जैसे जो प्रश्न पूछा, आज ही हमने उनको कुंडली बताई है, तो वो उनकी मतलब मामी या माँ उनकी थी, तो उनका प्रश्न उनका 17 साल का बेटा है, और वो जो बेटा है तो आप देखिए 2007 का उनका जन्म है, तो वो लड़की बनना चाहता है, वो लड़की बनना चाहता है। तो इस प्रकार अब ये क्या है, ये अप्राकृतिक प्रश्न है कि नहीं, ये अप्राकृतिक प्रश्न है। तो इस प्रकार का कोई भी प्रश्न या कोई अभी हम कहा, अगर वो लड़की बनना चाहता है तो इसके लिए हम कौन सा भाव देखेंगे, बताइए आप लोग कौन सा भाव देखेंगे। लग्न पद प्रथम भाव। वेरी गुड, प्रथम भाव। हाँ, प्रथम हमने भाव पूछा था, जिस व्यक्ति ने चंद्रमा बोला था, चंद्रमा कोई भाव नहीं होता है, हमने भाव पूछा था कि कौन सा घर देखेंगे, क्योंकि हम लोग घर देखेंगे तो पहला घर देखेंगे, क्यों, क्योंकि वो लड़का लड़की बनना चाहता है ना, ये चीज है। उस लड़के को किसी प्रकार से आप ये देखिए लड़के में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, और वो स्वयं उसके अंदर जो है पौरुषत्व इत्यादि की कमी है, तो कुंभ में लड़की इत्यादि बनना चाहता है। तो आप ये देखिए इसके लिए हम कौन सा भाव देखेंगे, इसके लिए हम लग्न इत्यादि देखेंगे, क्योंकि वो लड़का चाहता तो वो लग्न से, ठीक है। इसी प्रकार से हम 12 भाव इत्यादि सारी चीजें देखेंगे। अशोक जी का प्रश्न है, अशोक जी आप प्रश्न बताएं, आप कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं बताएं। जी जी, अशोक जी बोले जी, आगे जी। मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे आपने बताया तो रोहित जी माइक ऑफ करें जी, बोले। द्वादश भाव जैसे होता है मतलब दूर और देरी, इसमें हमेशा कोई चीज दूर से और देरी से होती है। मान लिया अष्टम भाव हमारा मृत्यु का भाव है जी, तो अष्टम भाव में आपने बताया था कोई भी आकस्मिक घटना इत्यादि होती है जिससे कि पूरा जीवन आपका बदल जाए, ऐसा जी होता है। जी जी जी। यदि कोई ऐसा ग्रह हमारे अष्टम भाव में बैठा है जिससे कुछ हमारे जीवन में आकस्मिक घटना घटने वाली है, तो क्या अष्टम भाव का स्वामी द्वादश भाव में जाकर के बैठ जाए तो क्या उसमें भी ऐसा होगा कि वो जो घटना हमारे जीवन में घटित होने वाली है वो भी देरी से हो? बिल्कुल, देखिए मेन चीज ये है कि सबसे पहले तो जैसे आप बार बार इस शब्द का प्रयोग करें कि अष्टम भाव ये बैठा हो, सबसे पहले हमें बैठने से किसी भी ग्रह को नहीं लेना है। हमें सबसे अतुल पर हो कि माइक ऑफ करें, है ना, माइक ऑफ करें। सबसे पहले हम सभी को क्या ध्यान देना है कि जो भी भाव हम देख रहे हैं उस भाव का स्वामी कौन है, राइट, उस भाव का स्वामी कौन है। उसके पश्चात सेकंड स्टेप क्या है, दूसरी स्टेप ये है कि अब उस घर में कौन बैठा है, वो दूसरे स्टेप पे हम लोग जाएंगे। तो यदि ये चीज हो सकती है, अगर अष्टम भाव का स्वामी किसी भी प्रकार से आप ये देखिए 12वें भाव में बैठा है, तो हो सकता है कि मृत्यु क्या भी हो, वो थोड़ा सा अपने बर्थ प्लेस या अपनों के बीच ना हो। एक होता है ना कि जैसे व्यक्ति विदेश गए और वहीं किसी प्रकार से कोई घटना दुर्घटना हुई, वहीं विदेश में मतलब चला गया या जीवन से उसकी मृत्यु हो गई, तो आप ये देखिए उस व्यक्ति को कोई अपना नसीब नहीं हुआ, या तो ये हो सकता है, ठीक है। अब दूरी का तात्पर्य यहाँ देरी और दूरी का तात्पर्य, देरी का मतलब ये है कि व्यक्ति को 100 साल बाद मरेगा, ऐसा देरी का मतलब नहीं होता। देरी का तात्पर्य ये है कि यहाँ 12वां भाव आप सबको बताया, हमने बताया है 12वां भाव का तात्पर्य हॉस्पिटलाइजेशन, अर्थात हॉस्पिटल में कंटिन्यू एडमिट रहना। तो वहाँ ये भी स्थिति हो सकती है कि अष्टम भाव का स्वामी जी 12वें घर में गया है, तो व्यक्ति मृत्यु के पहले हो सकता है साल, 6 महीने, 2 साल या कुछ लंबा समय हॉस्पिटल में ही एडमिट, समझ रहे हैं, तो ये चीज हो सकती है, ठीक है। चलिए, और भी माइक और ऐसा ही रहता था जैसे 12वें भाव को एक बार और बता दीजिएगा। जी एक सेकंड बोले अशोक जी, आप क्या कहना चाहते हैं, बोले। मैं कहना ये चाहता था जैसे मान लिया आकस्मिक घटना का कोई योग बन रहा है अष्टम भाव से या जैसे भी करके, तो जो अष्टम भाव का स्वामी है यदि द्वादश भाव में जाकर के बैठ जाए तो हम उसको कह सकते हैं कि आपकी आकस्मिक घटना आपके जीवन में कोई ऐसी घटना घटेगी जो आपके पूरे जीवन में बदलाव ला देगी, वो देर से होगी क्या ऐसा? नहीं, वो नहीं। अगर वो द्वादश भाव से संबंध बन गया तो हम ये घटना के पहले जो आकस्मिक शब्द लगा रहे हैं आकस्मिक हट जाएगा, क्योंकि अष्टम भाव है आकस्मिक का, 12वां भाव आकस्मिक का नहीं। 12वां भाव किस
किसका है? देवी और भूमि का, राइट। तो अब यहाँ ये लगाएंगे कि ऐसी कोई लंबी घटना होगी आपके जीवन में, क्या होगा? ऐसी कोई लंबी घटना होगी जो कि जीवन भर आपको याद रहेगी। जैसे मान के चलिए कोई व्यक्ति को किडनैप कर लिया गया, वो 6 महीने 8 महीने साल भर किडनैप रहा, तो वो कोई बच्चा हो या बच्ची, कोई व्यक्ति भूल पाएगा अपनी जरूरत नहीं कभी। तो अष्टम भाव क्या होगी ना, हमारे जीवन की घटना, दुर्घटना, आकस्मिक से कुछ भी सब हो सकता है, लेकिन द्वादश भाव किसका है? देवी और भूमि का। तो कल हम लोगों ने द्वादश भाव पढ़ा था, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। माइक ऑफ कर देते हैं, माइक बस 1 सेकंड, माइक ऑफ कर दिया महादेव। द्वादश भाव आप सभी को पता है कि देखिए हमारा मोक्ष भाव, ठीक है। आपने देखिए द्वादश भाव हमारा मोक्ष भाव है। इसके साथ साथ द्वादश भाव से संबंधित हम लोग क्या देखते हैं, अर्थात हर एक चीज का व्यय होता है। किसी भी भाव का जी कृष्ण कुमार जी पर याद दिलाइए, कल का किसी भी भाव का स्वामी द्वादश भाव में बैठा है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आपने देखिए हमें कुछ चीजें बहुत देर से मिलेगी या बहुत चीजें जाकर मिलेगी। मतलब व्यय का मतलब क्या होता है? खर्च होना। व्यय का मतलब लॉस होना। तो आप ये देखिए 12वां भाव कोई भी लंबी बीमारी हो गई, लंबी यात्रा हो गई, लंबा कर्ज हो गया, लंबा कोई घटना दुर्घटना हो गई, लंबा कोई कोर्ट केस इत्यादि हो गया, लंबा कोई रिलेशन हो गया। किसी व्यक्ति का मान के चलिए लड़का लड़की शादी भले नहीं हो पाई, लेकिन मान के चलिए 20 साल का रिलेशन, ऐसे भी कई लोग हैं कि आप ये देखिए जो भी है कि लगभग शादी भले नहीं हो पाई, लेकिन वो पुरुष स्त्री लगभग 20 साल 25 साल का रिलेशन है, नहीं लंबा रिलेशन। तो ये भी 12वां भाव हो गया। तो इस प्रकार आप ये देखिए ये 12वां भाव है। 12वां भाव इस प्रकार से हमारे खर्च का भी होता है, हमारे खर्च करने की प्रकृति होती है, हमारे कर्ज का भी होता है, ठीक है। अर्थात लोन, 12वां भाव हमारा कौन सा लोन है? बैंक के द्वारा लिया हुआ लोन। हम यदि अपने मित्र इत्यादि से लोन लेते हैं, अपने रिश्तेदार परिवार वालों से यदि लोन लेते हैं, तो वो हम छठे भाव इत्यादि से देखेंगे। क्योंकि ऐसा तो नहीं, बहुत कम ही होता हो 50 लाख 1 करोड़ कोई आपके रिश्तेदार परिवार ने दे दिया। कोई भी बड़ा लोन जिसकी कंटिन्यू आप भी देखिए, EMI आप भी देखिए, इसलिए 12वें भाव से लोन वगैरह हम लोग देखिए तो लंबा रहता है। या कोई भी लोन ऐसा रहता है कि हाँ 1 महीने 2 महीने में खत्म हो जाएगा। 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल वाले लोन रहेंगे, तो वैसे नहीं लंबा चलने वाले का 20 साल की कर्जा आपके ऊपर है। माई बाप करे रोहित पांडे जी 20 साल तक आपके ऊपर कर्जा रहेगा। तो इस प्रकार ये सब चीज़ें रहती हैं कि लंबी चलने वाली चीज़ें, ठीक है। और 12वां भाव किसका है? विदेश इत्यादि का, विदेशी सेटलमेंट का भी वो भी 12वां भाव है। इसके साथ साथ बाईं आंख हो गया। 12वां भाव हमारे प्रकार के इन्वेस्टमेंट का होता है, ठीक है। कोई भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करते हैं, निवेश करते हैं, वो भी 12वां भाव होता है। 12वां भाव हमारे मोक्ष इत्यादि का भी होता है। तो 12वां भाव हमारे शरीर इत्यादि का भी होता है। तो इस प्रकार 12वें भाव से सारी चीज़ें देखिए। अब आप देखिए कि 12 भाव को पूर्ण रूप में लगभग हो गए। ये आपको सबको पता चल गया कि कोई भी विषय हम लोग को किस भाव से देखना। हमारा 12 भाव बताने का तात्पर्य यही था कि शायद जब आपके मस्तिष्क में ऐसी कोई चीज़ होगी कि हमें नहीं पता ये किस भाव से देखना, ठीक है। अब हम भाव से जुड़ी हुई एक दो विषय बहुत महत्वपूर्ण है, आज हम वो पढ़ेंगे। इसके पश्चात आप भी देखिए अग्रिम कक्षा से अग्रिम जो भी वो होगी तो हम लोग फिर ग्रहों पर चलेंगे, हम लोग फिर ग्रहों पर चलेंगे, ठीक है। ये चीज़ है। तो एक दो प्रश्न यदि किसी के और हो तो आप बताएं गुरु जी पड़ोसी कैसे होंगे या कौन सा भाव अच्छा पड़ोसी मिलेंगे? 3rd भाव संजय कुमार जी, तीसरा घर पड़ोसी का भाव कैसा देखा जाएगा कि पड़ोसी भी काफी मायने रखते हैं हमारे लिए कि अच्छे पड़ोसी मिलेंगे या बुरे तीसरा मिलेंगे। घर आप भी देखिए, तीसरा घर देखेंगे। तीसरे घर का स्वामी कौन है, कहाँ बैठा है, किसके साथ बैठा है, किसके घर में बैठा है, तीसरे घर में कौन सा ग्रह बैठा है। तो अर्थात तीसरे भाव की संपूर्ण स्थिति उसके स्वामी से लेकर हर एक विषय की तो हम लोग पड़ोसी विषय में देखेंगे, ठीक है। चलिए आगे। हाँ एक चीज़ और, आप लोग सभी को एक बहुत अच्छा उत्तर सुन लीजिए, प्रश्न पूछ लीजिएगा। हाँ नहीं तो हम भूल जाएंगे। आप भी देखिए, आपको हम सभी ने हम भी बताया था अपने माइक पर दिलीप तिवारी जी। तो आप भी देखिए जैसे अष्टम भाव हम लोग का पूर्ण रूप में इत्यादि का हो गया। आप ये देखिए अब सभी जातक पूर्ण रूप में 12 भावों को अपने मस्तिष्क में रखिए कि लग्न से हम चलेंगे। लग्न में हमारा जन्म हुआ, लग्न में आप ये देखिए हमारा जन्म हुआ, तो लग्न से हम धीरे धीरे उत्पन्न हुए, फिर धीरे धीरे आगे बढ़े, अर्थात हम वृद्धि की ओर अग्रसर हुए। हम बड़े हो रहे हैं, 5 साल 10 साल 15 साल, तृतीय भाव चतुर्थ भाव पंचम भाव पे आ रहे हैं, ठीक है। हम शिक्षा दीक्षा जान रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं, ठीक है। अपने दोस्त मित्र जान रहे हैं, फिर प्रेम की ओर जा रहे हैं। सारी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं, धीरे धीरे हमारी बुद्धि में विकास हो रहा है, विकसित हो रही है सब चीज़ें, ठीक है। षष्ठ भाव रोग परेशानियाँ भी होती है, धीरे धीरे भाई जब बच्चा बड़ा होगा, शरीर बड़ा होगा, रोग परेशानियाँ इत्यादि होने लगेंगे। अब सप्तम क्या हुआ
तो सप्तम विवाह इत्यादि हो गया। फिर उसके बाद अष्टम भाव ये है, आप ये देखिए लग्न से लेकर अष्टम भाव तक की जो यात्रा हमारी है वो पूर्ण रूप में एक प्रकार से भौतिक यात्रा है। समझिएगा, लग्न से लेकर जो अष्टम भाव तक की यात्रा है, आप ये देखिए पूर्ण रूप में हमारी कौन सी यात्रा है, वो पूर्ण रूप में हमारी भौतिक यात्रा है। ये हम सब कुछ किए, कर्म इत्यादि रहते हैं, सब सारी चीजें पूर्ण रूप में किए। परंतु आप ये देखिए अष्टम भाव जो मृत्यु का है, तो बहुत ध्यान से समझिए, पीयूष उपाध्याय ध्यान से समझे। तो अष्टम भाव आप ये देखिए जो हमारी मृत्यु होती है वो हमारी इस शरीर की और हमारी भौतिकता की मृत्यु होती है। अर्थात जो भी हमारे अंदर विकार है, हमारे अंदर माया, मोह, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, चालाकी, लालच, ये जितनी भी चीजें हैं, ये विकार जो है, इन विकारों की मृत्यु और इस शरीर की जो नश्वर शरीर है, तो इस शरीर की मृत्यु कहाँ होगी? अष्टम भाव में होती है। लेकिन अभी भी आपकी आत्मा जीवित है, आत्मा और मन ये दोनों जीवित है। जैसे हम लोग की मृत्यु होती है, शरीर मर जाता है, लेकिन आत्मा और मन जीवित रहते हैं, आत्मा और मन नहीं मरते हैं। अब आप ये देखिए कि यहाँ तक आपकी भौतिक यात्रा संपन्न हो जाती है। अब यही फाइनली यात्रा नहीं है। अष्टम भाव भी आप ये देखिए हम लोग का जीवन का लक्ष्य नहीं है। हम लोग के जीवन का लक्ष्य क्या है? मोक्ष। तो इसी वजह से अष्टम भाव के बाद आप ये देखिए कौन सा भाव आता है? सबसे पहला धर्म। ठीक है, आज हम लोग 2 विषय पढ़ेंगे। ग्रहों जो भी भाव है, 12 भाव है, उन 12 भाव में से कौन से उन भावों का कारक ग्रह कौन है? ठीक है, अर्थात उन भावों को कौन ग्रह रिप्रेजेंट करते हैं, कौन ग्रह दर्शाते हैं, ये हम पढ़ेंगे। इसके माइक ऑफ करें रोहित जी, है ना? कितनी बार बोला गया बीच में गिर जाकर ना बोले, भाई माइक ऑफ करें थोड़ा सा। और उसके साथ साथ हम लोग धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष, ठीक है, ये जो चारों पुरुषार्थ की चतुष्टय है हम लोग के हिंदू सनातन धर्म में। तो आप देखिए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जो है ये पूर्ण रूप में हमारे जन्म कुंडली में कैसे हम लोग देखेंगे और कहाँ पे बैठते हैं और कौन कौन से भाव। तो आप ये देखिए अष्टम भाव मृत्यु के बाद तुरंत धर्म भाव आ जाता है, अर्थात धर्म हुआ, फिर उसके बाद कर्म वाला भाव दशम। कर्म हमारा क्योंकि देश काल परिस्थिति, आज के समय का कर्म क्या है? नौकरी, पैसा कमाना, यही कर्म। लेकिन आप देखिए अगर हम अपने धर्म के हिसाब से देखा जाए तो हम लोग का धर्म पूर्ण रूप में क्या है? बस पूजा पाठ, ईश्वर की प्राप्ति, हर प्रकार की चीजें, तो उसी में धर्म कर्म क्या रहता है। तो इसलिए यहाँ से हमारी आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है, नवम भाव, दशम भाव, और उसके पश्चात हम लोग 12वें भाव मोक्ष तक पहुँचते हैं। तो इसीलिए अष्टम भाव जो है वो अष्टम भाव आप ये देखिए, इसीलिए जब अष्टम भाव क्यों खराब माना जाता है, तो समझिए, गौरव शर्मा की वीडियो ऑन करें। अष्टम भाव को क्यों बुरा माना जाता है? इसीलिए बुरा माना जाता है क्योंकि आप देखिए बचपन से उत्पन्न हुए हमारे अंदर कितने विकार आ जाते हैं, कितनी सब प्रॉब्लम आ जाती है, इतनी दिक्कतें आ जाती है, हम इतने लालची हो जाते हैं, इतने दोषी हो जाते हैं, इतने वासनात्मक हो जाते हैं, हमारे अंदर सब प्रकार का विकार भर जाता है। तो अष्टम भाव एक प्रकार की शुद्धिकरण वाला भाव है। अष्टम भाव कैसे करता है? अष्टम भाव क्या विकार है भाई? इनका ये विकार है जिनको लालच ज्यादा। अच्छा, लालच ज्यादा है, ठीक है, इनको दो लालच से 1 करोड़ रुपए दे दो। 1 करोड़ रुपए आपके पास आ गया, अब 1 करोड़ आप पाकर एकदम वो हो गए। आप 1 करोड़ लिए तो लिए, लेकिन उसके बाद साथ साथ 2 करोड़ खर्चा हो गया। लालच अर्थात पहले ग्रह क्या करते हैं? ऐसे काम करते हैं जैसे कोई भी आपको मान के चले लालच है या कोई भी चीज, पहले तो वो चीज दे देंगे, ठीक है, ताकि आप, जैसे आप लोगों ने भी कभी पैसे इत्यादि लगाए होंगे, कोई कंपनी आएगी 4 महीने में डबल करेगी, ठीक है। अब आप एक बार 1000 रुपए, अरे आपका 4 महीने में 2000 रुपए हो गए। अब आप क्या करेंगे? वो 2000 प्लस सब अपने लोगों से लेकर 10,000 रुपए और देंगे, फिर 10 का 20 हो गया। लेकिन तीसरी बार जब आप 1 लाख रुपए देंगे, वो लेकर भाग जाएंगे। ये जो होता है, इसी प्रकार से अष्टम भाव क्या करता है? हमारे अंदर के सारे विकारों को खत्म करता है, ठीक है। और उसके बाद फाइनली जो हम पूर्ण रूपेण खत्म होते हैं, अर्थात पूर्ण रूपेण जो हमारी मोक्ष की प्राप्ति होती है या जो पूर्ण होते हैं, वो द्वादश भाव से होते हैं। जब हम अपने पूर्ण रूपेण धर्म को निभाते हैं, पूर्ण रूपेण कर्म इत्यादि को निभाते हैं, और जो लाभ है, ये लाभ किस चीज का लाभ है? ये हमारे धर्म और कर्म का लाभ है। वो तो आज के समय में लाभ की परिभाषा मात्र धन से है। भाई आज के समय में लाभ का मतलब क्या होता है? कि भाई पैसा है, मतलब लाभ है, पैसा आ रहा है, लेकिन ये वास्तविक लाभ नहीं है, वास्तविक लाभ तुरंत लाभ, ठीक है। तो इसीलिए अष्टम भाव मृत्यु इत्यादि का होता है, लेकिन जो मोक्ष है वो द्वादश भाव होता है। तो हमारी अष्टम भाव की बात से हमारी धार्मिक आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है, ठीक है। कि आत्म जीवन तो भाई आपने जैसे 4 आश्रम भी है ना, आपने सबने सुना होगा, ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम, फिर संन्यास आश्रम। भाई 100 साल उम्र हुआ करती है तो 25-25-25-25, आज के समय में 80 अगर मान लेते हैं तो 20-20
मान लीजिए, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये चीजें पूछते हैं, ठीक है। अब आप लोग का भी प्रश्न होंगे, तो हम लोग पहले कारक इत्यादि पढ़ ले सकते हैं, प्रश्नों का उत्तर हम लोग अंतिम में कर देंगे। आप लोग सब याद करिएगा या लिखे रहिएगा प्रश्न क्या है। अब सबसे पहले हम कारक इत्यादि के विषय में जान लेते हैं कि कारक इत्यादि क्या है, एवं बिल्कुल संदीप मिश्रा जी और बाकी सभी जाता है पूरा आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे, है ना। तो पहले हम अपना विषय कंप्लीट कर लें, फिर उसके बाद हम लोग प्रश्न कर लेंगे। अब हम आपको आज क्लास के बाद अब आगे के नोट्स भी सेंड कर देंगे, क्योंकि 12 भाव तो आप लोग के हो गए। अब आगे का जो विषय है वो हम पूर्ण रूप में सेंड कर देंगे। यहाँ हम 2-3 चीज पहले कारक और भाव की संज्ञा इत्यादि जान लें कि क्या कैसे रहते हैं, अब इसमें शेयर करेंगे। अब आप ये देखिए, सबसे पहले इतना 12 भाव आपने पढ़ दिए। अब इसमें ये बताइए कौन से शुभ भाव हैं, कौन से अशुभ भाव हैं। अब हम लोग सबसे पहले ये देख लें, क्योंकि जरूरी तो नहीं कि सभी भाव शुभ हों, तो जो भाव के विषय में आप ये देखिए अच्छी चीजें रहती है, अर्थात जिन भाव से हम अच्छे विषय का प्रयोग करते हैं, शुभ चीजों का प्रयोग करते हैं, शुभ चीजें देखते हैं, वो भाव अच्छे। और जो भाव आप ये देखिए नेगेटिव रहते हैं, ठीक है, वो भाव क्या होगा, अशुभ। चलिए, तो सभी को ये स्क्रीन दिख रही है। चलिए, अब आप ये देखिए, सबसे पहले जो शुभ भाव रहते हैं, शुभ भाव किसको कहते हैं, आप सिर्फ इतना डालिए, शुभ भाव सबसे ज्यादा आप ये देखिए क्या है, केंद्र एवं त्रिकोण। ये दो शब्द अपने मन मस्तिष्क में रख लीजिए, केंद्र एवं त्रिकोण। अब केंद्र एवं त्रिकोण क्या होते हैं, केंद्र और त्रिकोण आप ये देखिए होते हैं। केंद्र का मतलब क्या हो गए, कौन से भाव हो गए, 1, 4, 7, 10। केंद्र कौन से हो गए, 1, 4, 7, 10। अभी हम कुंडली में भी दिखाएंगे आपको। तो आप ये देखिए कि केंद्र जो हो गए वो 1, 4, 7, 10 भाव जो हो गए वो केंद्र भाव हो गए, अर्थात सेंटर। जैसे कोई भी कुंडली क्या चीज हम देखते हैं, ठीक है, ये पत्रिका आपको दिख रही होगी। तो अब आप ये देखिए कि सबसे पहले सभी को ये दिख रहा है चित्र। अब आप ये देखिए इसमें केंद्र क्या है, ये एक अर्थात पहला घर। यहाँ याद रखिएगा हम घरों की बात कर रहे हैं, ना राशियों की, है ना। कि पहला घर ये केंद्र है, चौथा घर, 7वां घर और दशम भाव अर्थात 10वां घर। पूरी कुंडली का आप देखिए केंद्र देखेंगे तो ये केंद्र बिंदु है। अब इस केंद्र बिंदु से जो भाव टच होंगे वही केंद्र भाव कहलाएंगे, ठीक है। तो 1, 4, 7, 10 ये केंद्र भाव पूर्ण रूपेण क्या माने जाते हैं, आप देखिए शुभ माने जाते हैं, अर्थात ये पूर्ण रूपेण शुभता का प्रतीक है। तो ये 1, 4, 7, 10 के केंद्र भाव इसे बोलते हैं। अब केंद्र है तो केंद्र के साथ साथ त्रिकोण भी होंगे। त्रिकोण कौन से होते हैं, 1, 5, 9। ये कौन से भाव हुए, ये त्रिकोण भाव हुए। त्रिकोण अर्थात ट्राइंगल। ये देखिए आपके सामने ट्राइंगल बना, ये देखिए 1 के बाद 5, 5 के बाद 9 और 9 के बाद फिर 1। तो आप ये देखिए कि 1, 5, 9 पूर्ण रूपेण ये ट्राइंगल बना है, अर्थात इसे त्रिकोण। तो ये केंद्र एवं इसके साथ साथ ये त्रिकोण है। त्रिकोण भाव भी आप ये देखिए शुभ माना जाता है। ये देखिए जैसे ये त्रिकोण भाव है, ये दिख रहा है आपको, ये पूर्ण रूपेण त्रिकोण है 1, 5, ठीक है। तो ये 1, 5, 9 त्रिकोण भाव है। अब ये कैसे भाव होते हैं, ये पूर्ण रूपेण शुभ भाव होते हैं, अर्थात केंद्र और त्रिकोण शुभ। क्यों ये शुभ होते हैं, क्योंकि केंद्र एवं त्रिकोणों से आप ये देखिए हर प्रकार की शुभ चीजें देखी जाती हैं। जैसे लग्न, पहला घर, पहले घर से हम अपने आप को देखते हैं, वो शुभ हो गया। चौथा घर, चौथे घर से हम अपनी माता एवं अपने जीवन का सुख देखते हैं। सप्तम भाव, 7वां घर, हम अपने जीवन साथी के बारे में देखते हैं। दशम भाव, हम अपने कर्म को देखते हैं। तो ये चारों चीजें शुभ हो गई जो केंद्र से देखते हैं। त्रिकोण लग्न वही हो गया। पंचम आके देखिए हमारी बुद्धि, हमारी संतान, हमारा ज्ञान, ये हमारी सबसे बड़ा धन इत्यादि हो गया। नवम भाव हमारा भाग्य एवं हमारा धर्म। तो 1, 5 में माइक ऑफ करें, तो आप ये देखिए केंद्र एवं त्रिकोण, जो केंद्र एवं त्रिकोण होते हैं ये भाव सबसे ज्यादा शुभ होते हैं। अगर किसी भी भाव का स्वामी यदि केंद्र एवं त्रिकोण में होंगे तो वो शुभ माने जाएंगे, ठीक है। कोई भी जैसे मान के चलिए लग्न है, अब लग्न का स्वामी मान के चलिए दशम भाव में बैठ गया,
किस भाव में बैठ गया? दशम भाव में बैठ गया। तो ये बहुत शुभता का प्रतीक होगा अगर लग्न का स्वामी आपके देखिए दशम भाव में बैठ जाता है। जैसे ये केंद्र एवं त्रिकोण हो गए। अब आपने मान के चलिए चतुर्थ भाव का स्वामी ये केंद्र है, केंद्र का स्वामी यदि त्रिकोण में बैठ जाता है ना, इसी भी प्रकार से मतलब घुमा फिराकर आपके देखिए केंद्र का स्वामी त्रिकोण में, त्रिकोण का स्वामी केंद्र में यदि बैठ जाए तो यही सबसे बड़ा राजयोग होता है। ये आज सबसे बड़ा सूत्र है आप लोगों का। यदि आप सभी लोग राजयोग देखना जानते हैं कि कोई राजयोग कैसे देखते हैं, इससे बड़ा और कोई राजयोग नहीं है कि केंद्र का स्वामी त्रिकोण में, त्रिकोण का स्वामी केंद्र में, या केंद्र और त्रिकोण दोनों के स्वामी एक साथ वो भी केंद्र त्रिकोण। ये सबसे बड़ा राजयोग है। आप ये देखिए कि केंद्र और त्रिकोण के दोनों, क्यों? क्योंकि केंद्र और त्रिकोण को क्या माना जाता है? केंद्र और त्रिकोण को आप ये देखिए विष्णु एवं लक्ष्मी माना जाता है। केंद्र और त्रिकोण को क्या माना जाता है? विष्णु एवं लक्ष्मी। अब आप ये देखिए अगर आपके घर में सिर्फ विष्णु जी है, ठीक है, लक्ष्मी नहीं है तो भी पूर्ण आप नहीं है, और अगर सिर्फ लक्ष्मी है विष्णु जी नहीं है अर्थात संपन्नता नहीं है तो भी आप अपूर्ण है। जहाँ दोनों लोग होंगे अर्थात जहाँ विष्णु जी एवं लक्ष्मी दोनों होंगे वहीं क्या होगी? पूर्णता होगी। ठीक है, वहीं पूर्णता होगी। तो इसी प्रकार से आप देखिए जहाँ केंद्र त्रिकोण दोनों होते हैं वो पूर्ण रूप में पूर्ण माने जाते हैं। और सबसे बड़ा राजयोग यही है जो हमने आपको अभी दिखाया कि ये केंद्र हो गया 1 4 7 10, ये केंद्र भाव हो गए। और आप ये देखिए 1 5 9 ये त्रिकोण हो गए। अब देखिए इन भावों के स्वामी यदि केंद्र में बैठे त्रिकोण में और त्रिकोण भाव के स्वामी केंद्र में बैठे कहीं भी, या इन दोनों के, जैसे मान के चलिए अभी मेष लग्न हम लोग मानते हैं, ठीक है, ये मेष लग्न की पत्रिका है। अब आप ये देखिए ये मेष लग्न की पत्रिका है, तो अब मेष लग्न की पत्रिका ये यहाँ नवम भाव के स्वामी कौन होंगे? गुरु। उसके साथ साथ आप ये देखिए कि नवम भाव के साथ यहाँ चतुर्थ भाव के स्वामी कौन होंगे? चंद्रमा। अब आप ये देखिए गुरु और चंद्रमा मान के चलिए यहाँ केंद्र दशम भाव में बैठ जाए, ये लग्न में बैठ जाए या पंचम भाव में बैठ जाए, तो अर्थात केंद्र त्रिकोण में कहीं भी बैठ जाए तो क्या होता है? ये अत्यधिक शुभ माना जाता है और यही राशि। जैसे अभी तक आप लोग पूछते थे कि गुरु जी ये कैसे देखेंगे शुभ स्थिति अशुभ स्थिति, आप लोग का यही प्रश्न होता था ना। हम बोलते थे कि भाई पंचम भाव शुभ हो, इसका स्वामी शुभ हो अशुभ हो, तो यही शुभ अशुभ की स्थिति सबसे पहली। ये आपका लग्न नहीं है, आप है। यदि आपका स्वामी आप ये देखिए, यदि आपका स्वामी तो आप ये देखिए कि पंचम भाव में जा रहा है, इसका मतलब आप बुद्धिमान है, आप समझदार हैं, ठीक है, ये आप हैं। आपका स्वामी यदि नवम भाव में जा रहा है तो क्या है? आप ये देखिए आप धार्मिक हैं, आप भाग्य की और मतलब पूर्ण रूप में भाग्य भी आपका साथ रहेगा, ठीक है, ये चीज़ है। यदि आपके ये भाग्य का स्वामी, भाग्य का स्वामी नवम भाव का स्वामी आप ये देखिए यदि आपके लग्न में चला जा रहा है, भाग्य का स्वामी यदि आपके दशम भाव में जा रहा है तो आप क्या है कि हमेशा आपके कर्म में आपका भाग्य साथ देगा। बुद्धि भाव का स्वामी आप ये देखिए अगर आपके लग्न में चला जा रहा है तो मतलब तब भी आप बुद्धिमान इत्यादि है। आपका सुख भाव है, आप ये देखिए सुख भाव का स्वामी यदि आपके लग्न में चला जा रहा है जीवन भर सुखी रहेगी, ठीक है। तो केंद्र और त्रिकोण ये केंद्र भाव है 1 4 7 10, ये केंद्र है, ठीक है, इन्हें केंद्र की संज्ञा दी गई है, इन्हें सेंटर बोलते हैं, तो और इसे ट्राइंगल बोलते हैं। त्रिकोण अर्थात 1 5 9 भाव, ये हम घर की बात करें ना कि राशि, ये हम ये 12 भावों में आप ये देखिए घरों की बात करें ना कि राशि की बात, ठीक है। ये आपके पास समझिएगा कि जहाँ ये नंबर लिखा है वहाँ हमें देखना ना, ये घर है, यहाँ कोई नंबर लिखा हो या ना लिखा हो, ये घर केंद्र और त्रिकोण होते हैं। और केंद्र त्रिकोण को किसकी संज्ञा दी गई है? केंद्र त्रिकोण को लक्ष्मी एवं नारायण की संज्ञा दी गई है, जो कि अत्यधिक शुभ माने जाते हैं। कितना क्लियर हो गया राजयोग आपको? अब आप लोग अपनी अपनी कुंडली में देख लीजिएगा कि गुरु जी हमारी कुंडली में, किसकी कुंडली में केंद्र एवं त्रिकोण के स्वामी या तो एक साथ बैठे हों, या तो केंद्र एवं त्रिकोण के स्वामी केंद्र एवं त्रिकोण में ही बैठे हो, है ना, केंद्र का त्रिकोण में, त्रिकोण का केंद्र, तो एक अच्छा राजयोग माना जाता है। और आप ये देखिए किसी भी भाव के स्वामी, किसी भी भाव का तात्पर्य शुभ भाव के स्वामी, यदि केंद्र और किसी भी शुभ भाव के स्वामी केंद्र त्रिकोण में आते हैं तो आप ये देखिए उनका फल शुभ ही होता है, ठीक है। अब जी राजेश जी घर और नंबर में आप बिल्कुल भी कंफ्यूजन मत करिए। देखिए जैसे घर और नंबर, नंबर क्या है? नंबर राशियां हैं, ठीक है। नंबर क्या है? नंबर आप ये देखिए पूर्ण रूप में राशियां हैं। घर अर्थात पहला जो घर है
वो आजीवन जब तक ये पृथ्वी है वो पहला घर ही रहेगा। अर्थात घर हमेशा स्थिर होते हैं। जैसे इस पत्रिका में ये कुंडली सपोज, अब आप यहाँ ये देखिए एक नंबर लिखा है। चलिए और कोई दूसरी पत्रिका भी अगर हम लोग ले लें, जैसे सपोज ये पत्रिका है, अब आप ये देखिए यहाँ 5 नंबर लिखा है, तो भी ये पहला घर ही माना जाएगा। यहाँ 5 नंबर लिखा हो, 11 नंबर लिखा हो, 12 नंबर लिखा हो, कोई भी नंबर लिखा हो या नंबर ही ना लिखा हो, तो ये पहला घर था, है और रहेगा। अब पहले के बाद ये दूसरा घर है, था है और रहेगा, ये तीसरा है, ये चौथा, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12। ये घर हमेशा फिक्स होते हैं। आप सभी जातक याद कर लीजिए। रोहित पांडे जी, हमें पता है आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन घरों में और राशियों में, तो आप ये देखिए आप भी क्लियर कर लीजिए कि ये जो 12 घर हैं, ये घर कभी भी नहीं बदलते। कोई भी कुंडली हो, आपकी कुंडली हो, हमारी कुंडली हो, मोदी जी की कुंडली हो या और किसी की कुंडली हो, ठीक है। तो घर और राशि घर कभी भी नहीं बदलते हैं। ये पहला घर है तो हमेशा पहला घर रहेगा। अब आप ये देखिए इस घरों में जो राशियाँ रहेंगी, जैसे यहाँ 5वें नंबर की राशि हो गई, अब इसका स्वामी कौन हो जाएगा? इसका स्वामी कौन हो जाएगा? जो नंबर लिखा रहेगा तो उसका राशि स्वामी ही उस घर का स्वामी होगा। यहाँ 2 नंबर लिखा है, 2 का स्वामी शुक्र हो गया। ये 8वां घर है, 8वें घर का स्वामी 12 नंबर लिखा है, स्वामी गुरु हो गया। ये 9वां घर है, 9वें घर में कौन सा नंबर है? मेष राशि है, मेष राशि का स्वामी कौन हो गया? मंगल, ये मंगल हो गया। तो ये 12 घर हैं। तो और आप देखिए 12 घरों में कोई भी नंबर हो सकते हैं। ये कहीं भी फिक्स नहीं है कि पहले घर में पहला ही नंबर आएगा, दूसरे घर में दूसरा ही नंबर आएगा। 12 घरों में कोई भी नंबर हो सकते हैं। 12 घर में जो नंबर जिस घर में रहेगा उस नंबर का स्वामी अर्थात उस राशि का स्वामी ही उस घर का स्वामी भी होगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो इसी प्रकार से आप देखिए ये भाव शुभ हो गए। ठीक है, तो आप देखिए द्वादश भाव की संज्ञा है। केंद्र भाव 1, 4, 7, 10, त्रिकोण भाव 1, 5, 9। केंद्र एवं त्रिकोण पूर्ण रूप में शुभ एवं राजयोगी कारक होते हैं। राजयोगी कारक, ठीक है, ये वाला हो गया। अब आप ये देखिए त्रिक एवं, अब हम लोग त्रिक भाव देखते हैं, इसे त्रिक बोलते हैं। 8, 12 ये त्रिक होते हैं। उसके बाद आप ये देखिए त्रिखड़ाए, त्रिखड़ाए मतलब 3, 6, 11। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग त्रिक भाव देखते हैं कि त्रिक भाव इत्यादि क्या कहते रहते हैं। अब आप ये देखिए जो कोई भी कुंडली में त्रिक मतलब 6, 8, 12। अब 6, 8, 12 आप सबको पता है कि हम लोगों ने 12 भावों के बारे में पढ़ा। तो 12 भावों में आप ये देखिए सबसे मतलब जो नेगेटिव चीज़ें देखी जाती है वो कौन कौन से भाव से देखते हैं? 6, 8, 12 से। 6 क्या है? षष्ठ भाव हमारे जीवन की रुकावट है। जैसे षष्ठ भाव एक्टिव हो जाता है, आपकी गाड़ी जीवन की गाड़ी जो आपकी 100 की स्पीड से भागती है तुरंत 20 पे आ जाती है। जैसे आप बहुत तेज चल रहे जीवन में आगे बढ़ रहे, नाम पैसा पद प्रतिष्ठा पढ़ाई लिखाई घर परिवार सब कुछ एकदम चलता जा रहा है। जैसे षष्ठ भाव एक्टिव हुआ आप तुरंत 20 पे आ गए। ये षष्ठ भाव मतलब रुकावट का पहला भाव। अष्टम, जैसे अष्टम आया कोई ना कोई घटना दुर्घटना होने लगी। ठीक है, अष्टम अर्थात कोई ना कोई घटना दुर्घटना होने लगी। आप सभी जाकर इसमें भी देख लीजिए, सभी के वीडियो ऑफ है ना, वो लोग प्रश्न मत पूछिएगा। ठीक है, आप लोग को दिख रहा होगा। उसके साथ साथ आप देखिए अष्टम रुकावट आने लगा। उसके साथ साथ आप देखिए द्वादश भाव क्या है? द्वादश भाव मतलब हर चीज़ में मतलब देरी होने लगी और हर प्रकार से हमारा एक प्रकार से जो मतलब ह्रास होने लगा। हम क्या होने लगे? ह्रास होने लगा। हर प्रकार से हमारे शरीर में हमारे जीवन में कमी आने लगी। हम क्षीण होने लगे, हमारी ऊर्जा एवं हर प्रकार से कमी होने लगी। ठीक है, तो 6, 8, 12 क्या होते हैं? भाव होते हैं, अर्थात हर प्रकार से अशुभ भाव होते हैं। किसी भी भाव का स्वामी यदि किसी भी भाव का स्वामी यदि 6, 8, 12 में जाएगा तो वो अपने भाव स्वामी से क्या करेगा? हानि करेगा। किसी भी भाव का स्वामी आपके लिए 6, 8, 12 में जाएगा, माइक ऑफ करें तो हानि करेगा। ठीक है, जैसे लगन का स्वामी 6, 8, 12 में जाएगा तो शरीर की और हमारी हानि करेगा। धन भाव का स्वामी 6, 8, 12 में जाएगा तो आप ये देखिए धन की हानि करेगा। सुख भाव का स्वामी अगर 6, 8, 12 में जाएगा तो सुख की हानि करेगा। भाग्य भाव का स्वामी यदि 6, 8, 12 में जाएगा भाग्य की हानि करेगा। कर्म क्षेत्र का स्वामी यदि 6, 8, 12 में जाएगा तो कर्म की हानि करेगा। लाभ भाव का स्वामी आप ये देखिए यदि 6, 8, 12 में जाएगा तो लाभ की हानि करेगा। तो 6, 8, 12 में यदि किसी भी भाव का स्वामी जाता है तो वो शुभ नहीं मानते, इसीलिए 6, 8, 12 को अशुभ भाव मानते हैं। तो इतना क्लियर हो गया कि 1, 4, 7 और 1, 5,
5 9 त्रिकोण, ये तो त्रिकोण क्या होते हैं? शुभ भाव होते हैं, सब प्रकार की शुभता देने वाले, ठीक है, शुभ भाव होते हैं और इनसे हम सब प्रकार की शुभता देखेंगे। इनका स्वामी यदि केंद्र किसी भी भाव का, केंद्र त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में बैठा है तो ये बहुत अच्छा माना है, ठीक है। और किसी भाव का स्वामी यदि 6 8 12 में जाएगा तो वो क्या होगा? अशुभ देगा, अर्थात अपने शुभों में कमी कर देगा, ठीक है। जैसे किसी का आप ही मान के चलिए धन भाव का स्वामी, अब धन भाव का स्वामी छठे भाव में चला गया, अब क्या कर देगा? अब आप ये देखिए धन भाव का स्वामी छठे भाव में चला गया तो इसको क्या बोलते हैं कि धन पे वो क्या कर देगा? कमी ला देगा, अर्थात जब यदि आपको 100 रुपये मिलना चाहिए तो आपको 50 रुपये मिलेंगे, वो भी रुक रुक कर मिलेंगे, पहले 10 रुपये, फिर 15 रुपये, फिर 15 रुपये, फिर 10 रुपये, ऐसी स्थिति है ना। तो ये अब आप समझ गए कि ये त्रिभाव होते हैं। अब आप ये देखिए ये त्रिखटाय भाव भी होते हैं, कौन से? आप ये देखिए त्रिखटाय भाव भी होते हैं। त्रिखटाय कौन से होते हैं? त्रिखटाय का बहुत सिंपल सा कुंडली भी आपको दिखाते रहे। जैसे अभी ये देखिए, अब आप इस कुंडली में देखिए सबसे पहले केंद्र त्रिकोण के स्वामी केंद्र त्रिकोण में होना चाहिए। अब आप ये देखिए कि लग्न का स्वामी सबसे पहले, सभी जातक ध्यान से देखिए, हम लोग प्रैक्टिकल कर रहे हैं, कुंडली देख रहे हैं, ठीक है। तो लग्न का स्वामी कहाँ बैठे हैं? लग्न का स्वामी सूर्य, ठीक है। सूर्य कहाँ बैठे हैं? चतुर्थ, अर्थात लग्न ऐसा भाव है, आप ये देखिए लग्न को त्रिकोण में दिया जाता है और लग्न को त्रिकोण में भी दिया जाता है, दोनों भाव में दिया, ठीक है। अब आप ये देखिए कि केंद्र का स्वामी, लग्न का स्वामी जो सूर्य है वो केंद्र में बैठे हैं, अच्छा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद दूसरे केंद्र का स्वामी मंगल है, मंगल कहाँ बैठा है? चतुर्थ भाव का स्वामी, आप ये देखिए केंद्र का स्वामी ये त्रिकोण में बैठा है मंगल, ये भी शुभ है भाई, केंद्र त्रिकोण में ही है, ठीक है। तीसरे आप ये देखिए 11वें भाव का स्वामी शनि, ये एकादश में चला गया, जो ना केंद्र में आता ना त्रिकोण में, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। दशम भाव का स्वामी केंद्र का स्वामी है, आप ये देखिए यहाँ का स्वामी शुक्र है, ठीक है, 2 नंबर का, तो 2 नंबर का स्वामी शुक्र कहाँ बैठा है? केंद्र का स्वामी ये त्रिकोण में बैठा है, तो ये समझ गए, ये केंद्र हो गया। अब त्रिकोण देख लेते हैं, तो 5 का तो हो गया, ठीक है। अब नवम पंचम का 1 का हो गया, अब पंचम। अब आप ये देखिए 5वें भाव का स्वामी क्या है? 5वें भाव का स्वामी आप ये देखिए बृहस्पति है, अब बृहस्पति कहाँ बैठा है? छठे भाव, षष्ठ भाव। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब आप ये देखिए कि छठे भाव का स्वामी यदि षष्ठ में पंचम भाव का स्वामी यदि षष्ठ में बैठा है तो इस प्रकार आप ये देखिए बुद्धि में दिक्कत होगी। बुद्धि में दिक्कत तात्पर्य अर्थात सही ज्ञान नहीं होगा। जीवन के प्रारंभिक समय में आप ये देखिए ज्ञानी रहेंगे, उसके बाद पंचम भाव संतान का होता है, संतान में दिक्कत होती है, या तो संतान में दिक्कत होगी या तो संतान का सुख देरी से मिलेगा, ठीक है। तो ये तो इनको 40 वर्ष में इनको संतान हुई है, संतान का सुख तो है, लेकिन संतान कब हुई है? आप ये देखिए 38-40 इत्यादि में। तो और इनका बुद्धि इत्यादि में मतलब पहले तो इधर उधर के 2 नंबर के काम, इसका काम, इधर उधर का काम, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति है और बृहस्पति ज्ञान इत्यादि का कारण, तो ज्ञान ही ना होना सकती है, ठीक है। तो षष्ठ में जाकर ये परेशानी करेगा। इसी प्रकार नवम भाव का स्वामी कौन होंगे? मंगल। मंगल अपने घर में बैठा, ये भी अच्छी बात है, समझ गए। तो किसी भी भाव का स्वामी यदि 6 8 12, अष्टम भाव खाली है, बहुत अच्छा है, 12वां भाव खाली, ये भी बहुत अच्छा है। तो आप ये देखिए अष्टम एवं द्वादश खाली है, तो ये भी बहुत अच्छे माने जाएंगे, समझ गए। तो इसी प्रकार की 6 मतलब जो 6 8 12 है त्रिभाव होते हैं। अब त्रिखटाय, ये सब आपको नोट सेंड कर देंगे, ठीक है। अब आप ये देखिए त्रिखटाय, त्रिखटाय का तात्पर्य क्या होता है? त्रि मतलब 3, षट, खट मतलब 6, और आय भाव किसको कहा जाता है? आय भाव 11वें घर, आय मतलब लाभ, ठीक है। तो इसी का नाम पड़ गया त्रिखटाय। तो आप ये देखिए त्रिखटाय में कौन कौन से भाव आएंगे? त्रिखटाय में 3 6 11, त्रिखटाय में आप ये देखिए कौन से भाव आएंगे? त्रिखटाय में 3 6 11 आएंगे। अब आप लोग बोलेंगे कि गुरुजी त्रिखटाय भाव कैसे होते हैं? तो ये भी अशुभ भाव होते हैं, ठीक है। ये भी कैसे भाव होते हैं? ये भी अशुभ भाव होते हैं। त्रिखटाय भाव कैसे है? अशुभ भाव। अब आप लोग बोले गुरुजी 11वां भाव तो गुरुजी आपने शुभ बताया है, अब अशुभ बता रहे हैं। तो आप ये देखिए कि जो 3 और 6 तो अशुभ होता है, इतना आपको पता चल गया। 3 6 11 में से 6 भाव अशुभ होता है, तो आपको पता है। बचे कौन? 3 और 11,
अब आप ये देखिए 3 और 11 ऐसे हैं कि 3 और 11 शुभ होते हैं, ठीक है, मतलब अच्छे होते हैं बोल सकते हैं, लेकिन आप ये देखिए कि 3 और 11 जब बढ़ जाते हैं, अर्थात 3 और 11 जो हैं वो जब थोड़ा सा उनकी अति हो जाती है तो वो भाव हमारे जीवन का एक प्रकार से विनाश कर देते हैं। क्योंकि तृतीय भाव क्या है? हमारी कामनाएं, हमारी इच्छाएं। तीसरा भाव क्या? महत्वाकांक्षा। कि भाई मुझे अब वो महत्वाकांक्षा पाने के लिए, हम अपनी कामनाओं को पूरी करने के लिए आप ये देखिए हम सब प्रकार के पाप कर्म इत्यादि भी कर लेते हैं और हर प्रकार का सब चीजें पूर्ण रूपेण कर देते हैं। तो इसीलिए और भी दूसरे कारण है, वो हम बाद में बताएंगे। तो आप ये देखिए इसलिए तृतीय भाव क्या माना जाता है? तृतीय भाव अशुभ माना जाता है, क्योंकि वो हमारी कामनाओं एवं महत्वाकांक्षाओं का है, जो जिन कामनाओं के कारण जब बढ़ जाती है कामनाएं, आप ये देखिए तो उस कामनाओं को पूरा करने के लिए हम गलत कर्म भी करने लगते हैं, इसलिए तृतीय भाव अशुभ भी होता है। एकादश भाव लाभ अर्थात लालच। एकादश भाव यदि ज्यादा प्रबल हो जाए तो आप ये देखिए व्यक्ति इतना स्वार्थी एवं इतना लालची हो जाता है कि वो अपने माता पिता का भी काम कराने के लिए पैसा लेते हैं। मतलब ऐसे व्यक्ति के किसी को नहीं छोड़ते हैं, किसी को भी उनको पैसे से मतलब है। अगर किसी को रिश्वत लेने की आदत हो गई है, अगर कोई कर्मकांडी जिनका 11वां भाव प्रबल है, तो आप ये देखिए अपने चाचा मामा के यहाँ भी कथा कराने जाएंगे, अभिषेक कराने जाएंगे, तो उनसे भी 1000-2000 ले ही लेंगे। सुनार, बिल्कुल सुनार भी बोल सकते हैं, क्योंकि भाई वो अपने माता पिता की भी चैन बनाएंगे। आप ये देखिए बिल्कुल पुलिस इत्यादि भी बोल सकते हैं कि भाई उनके किसी की भी चैन बनाएंगे तो पैसा तो अपना वो फायदा ले ही लेंगे, अर्थात किसी को नहीं छोड़ते। तो ये क्या हुआ? ये अत्यधिक लालच, ये एकादश भाव। हाँ, बीवी को भी नहीं छोड़ते, अब क्या ही बचा है। तो कहने का तात्पर्य है तो कि 3, 6, 11 3, 6, 11 भाव कैसे होते हैं? 3, 6, 11 हर प्रकार से अशुभ होते हैं, समझ गए? तो आप ये देखिए कि 3, 6, 11 त्रिखड़ाए भाव हो गए। जो हम आपके सामने देखिए नोट, ये वाला पेज हम आपको सेंड करेंगे। तो केंद्र आपका हो गया 1, 4, 10 त्रिकोण हो गया, 1, 5, 9 केंद्र त्रिकोण पूर्ण रूपेण राजयोगी होते हैं। तो आप ये देखिए त्रिखड़ाए हो गए, त्रिखड़ाए 3, 6, 11 हो गए, त्रिक 6, 8, 12। त्रिक और त्रिखड़ाए अशुभ भाव होते हैं, त्रिक और त्रिखड़ाए अशुभ भाव होते हैं, ठीक है। लेकिन एकादश को यहाँ कर दीजिए, क्योंकि एकादश जब ज्यादा प्रबल होगा तभी ज्यादा दिक्कत करेगा। नहीं तो एकादश भाव में सारे ग्रह शुभ माने जाते हैं। हमने जैसे पहला बताया कि एकादश भाव में सारे ग्रह शुभ माने जाते हैं, बस जब बहुत ज्यादा शुभता हो जाए। बहुत ज्यादा शुभता कैसी होगी वो भी हम आपको बाद में बताएंगे। जैसे मान के चलिए 2-3 शुभ ग्रह एक साथ बैठ गए एकादश भाव में और बाकी कुछ चीजें हो गई, तो फिर व्यक्ति को लालच कैसे हो जाता है। ये दोनों भाव अशुभ एवं कष्टकारक होते हैं। कौन से? ये दोनों भाव अर्थात त्रिक और त्रिखड़ाए अशुभ एवं कष्टकारक होते हैं, ठीक है। अब आप ये देखिए मारक भाव, मारक भी हम लोग देख लेते हैं। मारक भाव कौन कौन से होते हैं? 2 और 7। मारक भाव कौन कौन से होते हैं? आप ये देखिए द्वितीय भाव और सप्तम भाव, ये मारक भाव होते हैं। मारक का तात्पर्य क्या होता है? आप ये देखिए मारक का तात्पर्य यह होता है कि मतलब मृत्यु थोड़ी थोड़ी मिले, अर्थात इस प्रकार से आप ये देखिए एक बार में मृत्यु ना होने कारण मृत्यु के कई भाग होकर मृत्यु आपको मिले, तो उसको इंस्टॉलमेंट में जिसको मृत्यु मिलती है वो है मृत्यु, वो छोटा भाव अर्थात मारक, मतलब मृत्यु का छोटा भाई आप मान के चलिए। तो मारक क्या करता है? आप देखिए धीरे धीरे तड़पाता है, जैसे दीमक लकड़ी को कैसे धीरे धीरे खत्म करती है, तो वैसे ही मारक होता है कि मारक क्या करता है? व्यक्ति को धीरे धीरे बिल्कुल खत्म करता है। बिल्कुल कैंसर हो गया या और इस प्रकार की चीजें। अब ये मारक 2 और 7 से ही हम क्यों देखेंगे? क्योंकि सबसे बड़ा आप ये देखिए मारक यही दोनों भाव में है। दूसरा भाव मारक अर्थात धन और परिवार, दूसरे भाव को हम लोग मारक बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आप ये देखिए सबसे बड़ा लड़ाई झगड़े या सबसे बड़ा कारण क्या होता है? आप ये देखिए धन, धन के कारण ही सारा सब कुछ होता है, ठीक है। धन के कारण, परिवार इत्यादि के कारण, तो इसलिए धन भाव मारक इत्यादि होता है। उसके बाद आप ये देखिए दूसरा मारक, माइक ऑफ करें, दूसरा मारक भाव को अभिषेक सिंह जी माइक ऑफ करें। दूसरा आप ये देखिए मारक कौन सा होता है? सप्तम भाव अर्थात स्त्री अर्थात पत्नी। और ये तो इतिहास में आप सबने पता है कि स्त्रियों के कारण महाभारत हुई, स्त्रियों के कारण सब रामायण हुई, मतलब जो भी सब कुछ हुआ, ठीक है। तो अर्थात द्वितीय भाव और सप्तम भाव ये मारक के सबसे बड़े कारण होते हैं कि इन्हीं से सबसे मतलब मारक इत्यादि देखा जाता है। अब कभी भी आप ये देखिए जब मारक भाव इत्यादि एक्टिव होते हैं, कैसे एक्टिव होते हैं? कोई ऐसे ग्रह की दशा चल रही है जो कि मारक भाव का स्वामी है, तो उस प्रकार की स्थिति में आप ये देखिए क्या होगा? उस प्रकार की स्थिति में हमें धीरे धीरे हम अंदर से कहीं ना कहीं खत्म होते हैं। अब उदाहरण आप इस प्रकार से ले लीजिए, जैसे मान के चलिए कोई व्यक्ति अपने पत्नी के मोह में एकदम पूर्ण रूपेण वो हो गया, मतलब पत्नी एकदम अप्सरा जैसी, रंभा, उर्वशी, मेनका जैसी
पत्नी मिल गई और एकदम पत्नी के मोह में एकदम डूब गया, दिन रात बस उसको अपने काम हम सब छोड़कर बस पत्नी पत्नी पत्नी। अब क्या है, ये भी तो मारक हुआ। अब वो जहाँ तक हर प्रकार से क्या उसकी बदनामी और सब चीजें पूर्ण रूपेण होगा, वो धीरे धीरे अपना सारी देश दुनिया भूलकर वो अपनी पत्नी के रूप में ही, और अगर सप्तम भाव थोड़ा सा आगे चलकर पीड़ित हो गया और अगर किसी ने उसको धोखा दे दिया तो आप मान लीजिए वो जातक हो गया। हर महादेव। तो ये जो धीरे धीरे ये जो विकार होते हैं, माया में पड़ जाना, मोह में, माया मोह विकार लालच क्रोध इत्यादि, ठीक है, माया मत्सर इतने रहते हैं, तो ये सब चीजें रहते हैं, यही इसको हम लोग मारक बोलते हैं। यही स्थिति दूसरे भाव से, यही स्थिति धन और धन की स्थिति से, बिल्कुल राजा भर्तृहरि, ठीक है, तो राजा भर्तृ हमने कई लोगों को में देखा ना पैसा ही रह जाता है ना और परिवार रह जाता है। अर्थात जो माया में अंधे हो जाते हैं, वो धन की माया हो, कन्या की माया हो, वासनात्मक हो, क्रोधात्मक हो, या अन्य और अन्य कई अहंकार, कई लोग ऐसे घमंड में आ जाते हैं कि भाई बस हम ही सब कुछ है। तो मारक क्या करते हैं, मारक उनको धीरे धीरे मारते हैं। जैसे आप ये देखिए, सुई लीजिए, पूरा चुभो दीजिए एकदम, तो एक बार आप दर्द होगा, चिल्लाएंगे सब चीजें, लेकिन वही सुई डेली आप धीरे धीरे एक ही जगह पे आप चुभोते रहिए, डेली, साल भर, 2 साल, कितना आपके कष्ट हो जाएगा आप। ये मारक का काम है, ठीक है। तो अब आप बोलेंगे मारक को क्या कैसे देखना है, तो जो दूसरे एवं 7वें भाव के स्वामी होंगे, बिल्कुल विमर्श उसमें भी आ रहे हैं, मारक चले उसमें भी आ रहे हैं, धीरे धीरे धैर्य रखिए, उसको भी आ रहे हैं। तो आप ये देखिए कि जो दूसरे और 7वें भाव का स्वामी होगा वही मार्केश कहलाएगा। मारक का स्वामी मार्केश, ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मार्केश बोलेंगे। तो मारक भाव भी क्लियर हो गया आपका। अब आप ये देखिए, मारक के बाद पूर्ण रूपेण आप देखिए उपचय भाव आता है। उपचय क्या होता है, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। उपचय भाव माइक ऑफ करें, ठीक है। अब आप ये देखिए, आपको ये उपचय भाव दिख रहे होंगे। उपचय भाव बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि ये जो भाव है ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। उपचय भाव, उपचय भाव कौन कौन से होते हैं, आप ये देखिए, सबसे पहले तृतीय, ठीक है, फिर षष्ठ, फिर दशम और फिर ये एकादश। ये उपचय भाव जो है आप ये देखिए, ये 3, 6, 10, 11 जो है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है करियर के लिए, कर्म क्षेत्र के लिए। मतलब अगर किसी व्यक्ति को नेम फेम सब सारी चीजें पूर्ण रूप में राजा बनना है, तो आप ये देखिए, राजा बनने के लिए 3, 6, 10, 11 भाव पूर्ण रूप में मजबूत होने चाहिए, और 3, 6, 10, 11 भाव का समय आना चाहिए, तो वो व्यक्ति जीवन में बहुत आगे बढ़ता है। तृतीय भाव क्या हुआ भाई, सबसे पहले आपके अंदर इच्छा जगनी चाहिए, तो मुझे ये चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के अंदर इच्छा ही नहीं होगा, ठीक है, अपना खाकर मालूम का पेट ही तो भरना है, 10,000 रुपये महीने में भी काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, तब तो कोई मतलब ही नहीं। लेकिन किसी व्यक्ति को नहीं, मुझे राजा बनना ही है, महत्वाकांक्षा है, पराक्रम, ठीक है, तो आप ये देखिए, उस व्यक्ति के अंदर विशेष रूप से पराक्रम है, मेहनती है, पराक्रम है, वीर है, निडर है, और उतना जुनून है, इच्छा है। तो ये सब तृतीय भाव हो गया। अब षष्ठ भाव मतलब, अब आप जैसे ही आप अपने पराक्रम के साथ इस युद्ध क्षेत्र में उतरेंगे, तो आपके सामने सारे शत्रु मिलेंगे, तो उन सभी शत्रुओं का सामना करने की जो हिम्मत होती है, उन सभी शत्रुओं से जो युद्ध होता है, वो है षष्ठ भाव। आप युद्ध करते रहते हैं, युद्ध करते रहते हैं, ये षष्ठ भाव है। कि षष्ठ भाव यदि आपका एक्टिव है, आप जीवन में कभी भी हार नहीं मानते, ठीक है। षष्ठ भाव जो व्यक्ति है, तो आप जीवन में कभी भी डेली खाना खाया जाता यहाँ वहाँ। अब वो तो हमें भी सुनाई दे रहा है, लेकिन अब क्या बोले, अब तो हम भी थक चुके हैं। वो खाना नहीं खाया नागो जी, किसी ने भी कुछ खाना नहीं खाया। अरे तो ठीक है, खाना नहीं खाया तो भैया माइक ऑफ करके भी तो खाना खा सकते हैं, कि माइक ऑन करके उनका नहीं, चंद्रमणि जी कोई किसी और तरीके से कह रहे हैं। चलिए, तो अब आप ये देखिए कि षष्ठ भाव क्या है। षष्ठ भाव मतलब हमारा शत्रुओं से सामना है, कि हम किस प्रकार अपने जीवन में शत्रुओं से सामना करते हैं। तो वो भले कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, या युद्ध क्षेत्र में हो, या कोई करियर में हो, या किसी भी क्षेत्र में हो, या कोर्ट केस में हो, कोर्ट केस में भी शत्रु इत्यादि रहते हैं। उसके बाद आप ये देखिए, ये आपका कर्म है, मतलब आपको सफलता मिलती है कि नहीं, ठीक है। और अगर दशम के साथ एकादश भी बहुत अच्छा है, तो आप ये देखिए, सफलता भी मिलती है, और सफलता से आपको बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में लाभ भी होता है, ठीक है। तो ये चीजें पे दशम पूर्ण रूप सफलता का हो गया।
कि भाई जो भी कर्म कर रहे हैं आप जीवन में, कोई ना कोई कर्म तो कर ही रहे हैं, तभी आप युद्ध कर रहे हैं, तभी सब सारी चीजें कर रहे हैं। तो कोई भी आप कर्म कर रहे हो तो उसमें आपको सफलता भी एवं लाभ भी मिलती है। तो ये उपचय भाव हमारे करियर के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और आप सभी को ये भाव कब देखना है, सबसे आज के समय में आप ये देखिए जितने भी स्टूडेंट आते हैं उन सबका एग्जाम वो रहता है कि हमें ये एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हम ये एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति यदि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आता है तो उसके लिए आपको 3, 6, 10, 11 देखना ही देखना है। क्योंकि 3, 6 क्या है, 3, 6 विशेष रूप से आप ये देखिए उसकी मेहनत है, उसका मतलब जुनून है, उसका पराक्रम है, उसका शत्रुओं से लड़ने की क्षमता है, ये 3, 6। और 10, 11 क्या है, सफलता वाला भाग। और जिस व्यक्ति के आप ये देख रहे हैं कि भाई 3, 6 के साथ साथ 10, 11 भी अच्छे हैं, या दशम एकादश भाव भी एक्टिव हैं। ये एक्टिव और सक्रिय होने का मतलब यदि किसी को नहीं पता है, जैसे हम बार बार बोलते हैं कि अगर वो भाव एक्टिव हो, वो भाव सक्रिय हो, अगर किसी को नहीं मतलब पता है तो इसका ये मतलब होता है, आप ये देखिए कि यदि उन भाव स्वामी की दशा अंतरदशा चल रही है। जैसे कोई व्यक्ति आया, मान के चलिए आपके पास, गुरु जी हम कर्म कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सब चीजें ऐसी ऐसी स्थिति है। अब आप ये देखिए तो उस व्यक्ति की शनि की महादशा मेष लग्न की पत्रिका है, ठीक है, कौन सी, मेष लग्न की पत्रिका, यही मेष लग्न की पत्रिका है। अब आप ये देखिए और उस व्यक्ति की आप मान के चलिए कि शनि की महादशा में बुध की अंतरदशा चल रही है, और वो बोल रहा है गुरु जी मैं IAS IPS की तैयारी कर रहा हूँ या और कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। शनि की महादशा चल रही है। महादशा अंतरदशा आप सभी जानते हैं, महादशा का मतलब समय इत्यादि होता है, और उसके अंतर्गत जो चलती है उसे अंतरदशा हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो शनि की महादशा में बुध की अंतरदशा चल रही है। तो आप सबसे पहले देखेंगे कि आप ये देखिए मेष लग्न की अगर पत्रिका है तो शनि कहाँ के स्वामी है, शनि दशम भाव के स्वामी है और एकादश भाव के स्वामी है। इसका मतलब दशम और एकादश भाव एक्टिव है, और एक्टिव को हिंदी में बोलते हैं सक्रिय, ठीक है, एक्टिव को। अब शनि में अंतरदशा किसकी चल रही है, बुध। अब आप ये देखिए बुध कहाँ के स्वामी है, तो बुध तीसरे घर के स्वामी है और छठे भाव के स्वामी है। तो बुध की अंतरदशा चल रही है, तो आप ये देखिए तीसरा और छठा भाव भी तो एक्टिव है। इसका मतलब आप बोलेंगे अरे आप एकदम प्रयास करिए, 100% आपकी नौकरी लगेगी और आप जो चाहेंगे वैसी लगेगी। क्यों? क्योंकि आपकी शनि की महादशा चल रही है, जो कि शनि देव का दशम और एकादश भाव के स्वामी है। तो 10 और 11वां भी एक्टिव है, अर्थात 11वां में सफलता भी मिलेगी, लाभ भी मिलेगा। अब शनि है तो थोड़ा धीरे धीरे मिलेगा, लेकिन मिलेगा। उसके साथ साथ बुध की अंतरदशा चल रही है, तो 3 और 6 भी एक्टिव है। आप पूर्ण रूप में एकदम सामना करेंगे शत्रुओं का और हर प्रकार से विजय को प्राप्त होंगे। तो इसे हम लोग बोलते हैं एक्टिव होना, सक्रिय होना। अर्थात जो भाव हम लोग देख रहे हैं वो भाव से संबंधित उनके स्वामी की यदि दशा अंतरदशा चल रही है तो वो भाव सक्रिय माने जाते हैं, वो भाव एक्टिव माने जाते हैं। क्योंकि जिस समय जैसे शनि की दशा चलेगी तो अब शनि जहाँ के स्वामी होंगे उन्हीं भाव का तो हमें रिजल्ट मिलेगा, सही है कि नहीं, उन्हीं भाव का हमें रिजल्ट मिलेगा। तो ऐसे हमें सारी चीजें देखनी है, ठीक है। तो उपचय भाव समझ गए कि उपचय भाव आप देखिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। उपचय भाव का तात्पर्य यह रहता है कि हर प्रकार के करियर के लिए विशेष रूप से भाव है। करियर ही नहीं है सिर्फ इसमें, अगर किसी व्यक्ति को जीवन में कुछ भी करना है कि मुझे अपना अलग शहर बसाना है, मुझे अपना एक अलग शहर, जैसे अगर कोई आप में से कोई MP का है, ठीक है, तो आप ये देखिए अभी वर्तमान में जो CM बने हैं, आप जानते होंगे मोहन यादव जी को CM बने हैं, वर्तमान में MP के CM बनी है। तो आप ये देखिए वो पूरा अपना मतलब पूरा मध्य प्रदेश अपना पूरा शहर बना रहे हैं। मतलब अगर उनका सब चीजें 5 साल और रहेगा या और हो सकती तो आधा मध्य प्रदेश खरीद लेंगे, ऐसी स्थिति है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी व्यक्ति को समझ रहे, किसी भी व्यक्ति को आप ये देखिए एकदम वर्चस्व राजयोग करना है, राजा बनना है, सब चीजें को डिपेंड करना है, तो वैसी स्थिति में 3, 6, 10, 11 भाव अवश्य करने की। मुझे तो अंबानी बनना है और कुछ मेरा शादी ब्याह हो ना हो, संतान हो ना हो, मुझे और कुछ, लेकिन मुझे बस और सिर्फ मैं इसलिए पैदा हुआ हूँ कि बस अंबानी बनना है। मुझे 1 लाख करोड़ रुपए कमाने हैं, 1 लाख करोड़ रुपए। अब आप जीरो गिन लीजिए, ठीक है। तो इस स्थिति में बस आप देखिए 3, 6, 10, 11 भाव देखिए। अगर उस व्यक्ति के 3, 6, 10, 11 हैं उसको कोई नहीं रोक सकता, और अगर वैसी दशा मिल रही है तो ठीक है। दशा बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने प्रारंभ में ही बताया था, आगे भी हम लोग इसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये वाला उपचय भाव आप सभी को क्लियर हो गया, त्रिक भाव क्लियर हो गया, त्रिखंडाय भाव क्लियर हो गया, केंद्र भाव क्लियर हो गया और त्रिकोण भाव क्लियर हो गया। तो ऐसे आप देखिए 12 भाव आपके क्लियर हो गए, और भी भाव इत्यादि है, लेकिन वर्तमान के लिए आपके लिए इतने ही महत्वपूर्ण है जो कि आप सभी को जानना अति आवश्यक है, ठीक है। अब हम लोग एक चीज और भी कर लेते हैं आज, कारक, ताकि छूटे ना। अब आप ये देखिए भाव से संबंधित आप लोग की सभी जानकारी हो गई। अब कारक क्या होते हैं? कारक
विषय वस्तु देखने के लिए आपको उस भाव के साथ साथ एक ग्रह की भी आवश्यकता होती है। उस भाव के साथ साथ एक ग्रह की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे किसी व्यक्ति को आपने देखना है कि गुरु जी हमें चेहरा देखना है कि उस व्यक्ति का चेहरा कैसा है, कुंडली से आप देख के बताइए। तो आप ये देखिए, चेहरा देखने के लिए आप कौन सा भाव देखेंगे, दूसरा भाव देखेंगे। ठीक है, अब दूसरे भाव के साथ साथ आप ये देखिए ग्रह कौन सा देखेंगे चेहरा देखने के लिए, आप उसमें चंद्रमा इत्यादि चेहरे के कारक आप देखिए, हमने बताया था ना कि भाई सूर्य हो गया, ये चंद्रमा हो गया, ये मंगल हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से किसी को पूछना है गुरु जी हमें शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना है, शेयर मार्केट में, तो शेयर मार्केट का भाव कौन सा होता है, पंचम। उसके साथ साथ कौन सा भाव, कौन सा ग्रह देखेंगे, शुक्र इत्यादि, शेयर मार्केट का वो शुक्र रहता है। तो आप भी देखिए इसी प्रकार से अब हम भाव से संबंधित जो भी कारक ग्रह रहते हैं उन कारक ग्रहों को भी जान लेते हैं। ठीक है, तो वो अच्छा रहता। चलिए चलिए, अब आप ये देखिए, ये आपके सामने ये हम आपको सेंड कर देंगे। ठीक है, ये आपके सामने दिखा, आप देखिए द्वादश भावों के स्थिर कारक ग्रह। ठीक है, द्वादश भावों के क्या है, स्थिर कारक ग्रह। अब आप ये देखिए स्थिर कारक ग्रह अर्थात ये हमेशा स्थिर रहते हैं। जैसे अगर किसी भी व्यक्ति को पहला घर देखना है कि गुरु जी जातक कैसा है, जातक के बारे में आप बताइए, तो पहला घर देखेंगे और पहले घर के साथ साथ कौन सा ग्रह देखेंगे, सूर्य। पहले ग्रह के साथ, पहले भाव के साथ साथ आप ही देखिए कौन सा भाव देखेंगे, कौन सा ग्रह देखेंगे, सूर्य। अर्थात ये दोनों ही अगर अच्छे हुए तो जातक इंसान बहुत अच्छा है, जातक बहुत नेचर, स्वभाव, आकृति, प्रकृति सारी चीजें बहुत अच्छी। और अगर ये दोनों ही चीजें प्रथम भाव अर्थात तो प्रथम भाव का यदि स्वामी पीड़ित हो गया, सूर्य अर्थात पीड़ित हो गया, तो ये उतने ही बुरे रहेंगे। ये प्रथम भाव सूर्य इत्यादि। ठीक है, अब आप ये देखिए दूसरा भाव। अब ये दूसरा भाव क्या है, दूसरा भाव धन का भाव है, परिवार इत्यादि का भाव है। तो यदि कोई भी प्रश्न पूछता है कि गुरु जी हमें हमारे धन के विषय में जानना है कि क्या कैसी स्थिति रहेगी, तो उसके लिए आप दूसरा घर देखेंगे और दूसरे घर के साथ साथ जो स्थिर कारक है, कारक का मतलब इंडिकेशन, कि जो विषय वस्तु कौन से ग्रह का इंडिकेशन दे रहे हैं, तो वो आप ये देखिए बृहस्पति है। अर्थात धन का कारक ग्रह कौन है, बृहस्पति है। अब आपकी कुंडली में यदि कहीं भी बैठा हो, ऐसा जरूरी नहीं कि द्वितीय भाव में बैठे या द्वितीय भाव का से संबंध होना, पूरी कुंडली में बृहस्पति की स्थिति यदि अच्छी है तो आपके धन की स्थिति अच्छी है। और यदि द्वितीय भाव की भी स्थिति अच्छी है तो धन की स्थिति और अच्छी है। तृतीय भाव क्या है, आप ये देखिए पराक्रम, निडरता, मेहनत। ठीक है, मंगल, क्योंकि तृतीय भाव जैसे कि हम लोग आते हैं, हम लोग खेलना कूदना दौड़ना भागना, अर्थात मंगल एक्टिव हो जाता है हमारा। भाई का कारक कौन है, छोटे भाई का कारक कौन है, मंगल। यदि कोई पूछता है गुरु जी हमें छोटे भाई से हमारे सहयोग मिलेगा या नहीं, तो आप ये देखिए मंगल की स्थिति यदि अच्छी है तो आप ये देखिए छोटे भाई का सहयोग भी मिलेगा और छोटा भाई आपका बहुत पावरफुल भी होगा। और इसके साथ साथ तृतीय भाव भी यदि अच्छा है तो और अच्छी बात है। ठीक है, चतुर्थ भाव, आप ये देखिए चतुर्थ भाव देखने के लिए कि गुरु जी हमें जीवन में सुख चाहिए, माता का सुख चाहिए, माता क्या कैसी रहेंगी, तो चतुर्थ भाव देखेंगे, उसके साथ साथ चंद्रमा देखेंगे। और यदि कोई चतुर्थ भाव से अगर कोई देखता है कि गुरु चतुर्थ भाव से हमें भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी, तो उसके लिए प्रॉपर्टी के लिए कौन सा ग्रह देखते हैं, मंगल। कौन सा ग्रह देखते हैं, मंगल नहीं लिखा हुआ है, लेकिन अगर कोई भूमि प्रॉपर्टी जमीन जायदाद का प्रश्न पूछेगा तो आप लोग बोलेंगे कि गुरु जी उसके साथ साथ चतुर्थ भाव के साथ आपको मंगल देखना है। यदि कोई माता के विषय में प्रश्न पूछता है तो आप ये देखिए चतुर्थ भाव के साथ आपको चंद्रमा देखना है। यदि कोई शिक्षा दीक्षा से संबंधित प्रश्न पूछता है कि गुरु जी हमारी डिग्री कैसी रहेगी, मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो आप ये देखिए चतुर्थ भाव के साथ आपको बुध देखना। पंचम भाव क्या है, ज्ञान, बुद्धि, संतान, ये सब चीजें। तो आप ये देखिए कि पंचम भाव क्या है, पंचम भाव अर्थात गुरु जी हमें ज्ञान रहेगा कि नहीं, गुरु जी व्यक्ति ज्ञानी रहेगा कि नहीं, बुद्धिमान रहेगा कि नहीं, तो आप ये देखिए उसके साथ पंचम भाव मजबूत होना चाहिए। उसके साथ साथ बृहस्पति यदि मजबूत है तो आपके अंदर ज्ञान है, आपके अंदर धर्म है। ठीक है, ये बृहस्पति। अब अगर कोई शेयर मार्केट संबंधित प्रश्न पूछता है कि गुरु जी शेयर मार्केट का भाव कैसा रहेगा, तो आप ये देखिए पंचम भाव है और पंचम भाव के साथ साथ जो है वो मूवमेंट शेयर मार्केट का जो भाव है वो कौन सा है, पंचम भाव। और उसके साथ साथ हम शुक्र देखेंगे, क्योंकि शुक्र
है शेयर मार्केट का, बृहस्पति नहीं है। बृहस्पति धन के कारक है, बृहस्पति ज्ञान के कारक है, तो ये बृहस्पति, ठीक है। अर्थात इन भावों के लिए कोई भी प्रश्न आएगा तो इन भाव के स्वामी के साथ साथ आपको ये ग्रह की स्थिति भी देखनी पड़ेगी। अब आप ये देखिए, ये षष्ठ भाव। अब अगर कोई पूछता है कि गुरु जी कोर्ट केस इत्यादि चल रहा है, बताइए क्या होगा, जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, तो उसके लिए मंगल एवं शनि देखेंगे। अर्थात षष्ठ भाव का स्वामी यदि अच्छा हुआ और यदि आपका कोई भी युद्धार्थ मित्र है, चलिए मान के चलिए आप व्यक्ति आए और आप टीम है या आप टीम के कैप्टन है, और आप पूछ रहे हैं गुरु जी आज हमारा मैच है, फुटबॉल का मैच है, हॉकी का मैच है, ठीक है, तो आज ये बताइए हम जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। तो आप षष्ठ भाव का स्वामी देखेंगे और उसके साथ साथ मंगल एवं शनि देखेंगे। यदि ये पूर्ण रूप में मजबूत हुए तो आपकी जीत निश्चित है। यदि कोई थाना कोर्ट केस, यदि कोई रोग व्याधि इत्यादि हो गई, कि कोई रोग व्याधि, हमारा कोई एक्सीडेंट इत्यादि सब चीजें पूर्ण रूप में ठीक होगा नहीं होगा, तो मंगल शनि जितने प्रबल होंगे, अर्थात कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पूछने आया तो आपके मंगल शनि और षष्ठ भाव जितने ज्यादा मजबूत होंगे, आपकी तैयारी इतनी मजबूत रहेगी, आप कभी हार मानने वाले नहीं रहेंगे। अगर मंगल शनि, मंगल क्या है, सेनापति, सेनापति कभी हार मानता है, शनि क्या है, सैनिक। ये लोग तो लड़ने के लिए ही उत्पन्न हुए। ये सप्तम भाव, गुरु जी आप तो बस हमारे जीवन साथी के बारे में बता दीजिए कि क्या कैसी रहेगी। तो सप्तम भाव का स्वामी देखिए, उसके साथ साथ शुक्र देखिए, अर्थात पत्नी इत्यादि को देखना है तो शुक्र, पति इत्यादि को देखना है तो बृहस्पति। हालांकि आजकल पति भी शुक्र से ही देखिए, वो आगे बताएंगे, लेकिन फिर भी बृहस्पति ऑप्शनल रहेगी, ठीक है। अष्टम भाव, गुरु जी हमारी मृत्यु बता दीजिए, आयु बता दीजिए क्या कैसी रहेगी। और हम गुरु की गुप्त विद्या सीखने जा रहे हैं आजकल। एक गुरु जी है, अच्छा पढ़ाते हैं, सुने हैं, है ना, हमने फीस इत्यादि भी जमा कर दी है। फीस से याद है, आप लोगों में से अभी भी अगर कोई व्यक्ति है जिनकी फीस नहीं जमा है तो है ना, कृपया कर दीजिए। भाई फीस से शब्द आया तो याद आ गया कि हाँ फीस का भी है। अगर किसी व्यक्ति की नहीं जमा, देखिए ये पारिश्रमिक है ना, मेहनत करते बोलते तो उसका है, इसलिए आप लोग अपना बृहस्पति मजबूत करें और गुरु जी के चरणों में फीस इत्यादि, यदि किसी की बाकी है तो कर दे, अगर जिसकी हो गई तब तो कोई बात नहीं है, फिर तो आशीर्वाद हृदय से निकला ही, जितनी फीस जमा हो गई है, ठीक है। चलिए, तो आप ये देखिए अष्टम भाव क्या हो गया कि गुरु जी हमें गुप्त विद्या सीखनी, क्या हम सीख पाएंगे कि नहीं। तो शनि आपके जितने अच्छे होंगे और उसके साथ साथ अष्टम भाव का स्वामी जितना अच्छा होगा, आप उतनी ही अच्छी, हम कोई सिद्धि करने जा रहे हैं तो अष्टम भाव का स्वामी और शनि जितने अच्छे होंगे उतना ही अच्छा, मतलब आपका पूर्ण आप देखिए उतना ही अच्छा रिजल्ट होगा फल, ठीक है। तो गुरु जी हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है या नहीं, आप ये बताइए, हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है या नहीं है, हम भाग्यशाली है या नहीं है, ठीक है। और हमें पैतृक रूप से कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, भले धन ना मिले, बस हमें पितरों का आशीर्वाद चाहिए। तो ये बृहस्पति एवं सूर्य, यदि नवम भाव मजबूत है तो आप धार्मिक भी रहेंगे, बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान आप कराएंगे, बड़े बड़े पूजा पाठ इत्यादि आप कराएंगे। तो आप ये देखिए नवम भाव यदि आपका मजबूत है, नवम भाव का स्वामी मजबूत है, तो उसके साथ साथ आप ये देखिए जो बृहस्पति व सूर्य भी यदि मजबूत है तो आपके पितरों का भी आशीर्वाद रहेगा, आप भाग्यशाली भी रहेंगे, आप धार्मिक भी रहेंगे और आपके पितरों से आपको बहुत मान सम्मान सब कुछ देकर जाएंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दशम भाव की गुरु जी हमारा कर्म क्षेत्र कैसा रहेगा, तो दशम भाव में आप भी देखिए सूर्य बुध गुरु शनि सब देखते हैं। दशम भाव कर्म का भाव है और कर्म कारक कौन है, शनि। तो शनि तो देखना ही देखना है। यदि आपकी कुंडली में शनि देवता प्रबल है तो आप अपने जीवन में कर्म से ज्यादा महत्व किसी को भी नहीं। ये शनि दशम भाव और शनि त्यागी। तो उसके साथ साथ आप देखिए, तो अब यदि कोई पूछता है कि गुरु जी हमें प्रोफेसर बनना है, हमें टीचर बनना है, तो आप उसके साथ दशम भाव के साथ बृहस्पति देख लीजिए। यदि कोई बोलता है गुरु जी हमें राजनीति में जाना है, हमें IAS IPS बनना है, तो सूर्य को दशम भाव के साथ सूर्य को देख लीजिए, ठीक है। ये हम आगे पूरा बताएंगे, आप इसमें चिंता ना करें। लेकिन दशम भाव के साथ आप सबसे पहले आपको शनि को देखना ही देखना है, शनि और सूर्य। क्योंकि सूर्य क्या है, सूर्य एक प्रकार का यश मान सम्मान है। शनि आप कर्म अच्छा कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि आप अच्छा कर्म करें तो आपको उसकी सिद्धि प्राप्त हो, अर्थात कर्म की सिद्धि मिले, अर्थात आपको यश मान सम्मान मिले। लेकिन अगर सूर्य अच्छा है तो आपको उस कर्म से यश मान सम्मान अवश्य मिलेगा। तो गुरु जी हमें तो सिर्फ लाभ चाहिए। तो एकादश भाव उसके साथ साथ गुरु अगर अच्छे हो तो आप देखिए लाभ मिलेगा मिलेगा। द्वादश भाव अर्थात शनि व्यय मोक्ष, ठीक है। तो अगर द्वादश भाव की अच्छी स्थिति है उसके साथ शनि भी है तो आप कर्ज ले सकते हैं। ऐसी स्थिति में कर्ज हमारा जल्दी खत्म हो जाता है।
बृहस्पति। अर्थात कोई भी विषय वस्तु आपको जानना है, देखना है, तो सबसे पहले उस भाव को देखना, उस भाव के स्वामी की स्थिति देखना है, तो उसके साथ साथ फिर आपके देखिए ग्रह की स्थिति देखना है, जिसमें हमने आपको शुभ अशुभ की चीजें बता दी। कोई भी भाव का स्वामी आप ये देखिए यदि केंद्र एवं त्रिकोण में जाएगा, कहाँ जाएगा, केंद्र एवं त्रिकोण में जाएगा, वो अपना शुभ फल प्रदान करेगा ही करेगा। किसी भी भाव का स्वामी यदि केंद्र एवं त्रिकोण में जा रहा है तो ठीक उसी के साथ साथ कोई भी भाव का स्वामी यदि त्रिक भाव में जाएगा, अर्थात 6, 8, 12 भावों में जाएगा, तो क्या होगा, वो पूर्ण रूप में आपके देखिए अशुभ फल हो गया। अर्थात वो जिस भाव का स्वामी मान के, जैसे मान के चलिए आप या हम में से कोई भी व्यक्ति हो गए, अब हम लोग आप देखिए बड़े व्यक्ति हैं, मतलब कोई भी हम मान लीजिए बहुत बड़े व्यक्ति के पुत्र हैं या कोई इस प्रकार की स्थिति, लेकिन यदि हम आप देखिए जाकर कोई छोटे घर इत्यादि में चले जाते हैं, कोई गरीब घर परिवार इत्यादि में चले जाते हैं, तो वहाँ उस व्यक्ति उस घर में जाकर हमारा कोई मान सम्मान करेगा नहीं। आप काले रहें, पीले रहें, आप उल्टा देखते हो, नीचे देखते हो, तुतलाते हो, सब चल जाएगा। जैसे ही आपको कोई व्यक्ति आपके घर में आया, अगर उसने देखा है कम से कम 10 करोड़ का तो घर है, तो आपको भी प्रणाम करेगा, भले आप तुतलाते काले पीले जैसे भी हो, करेगा कि नहीं करेगा, अरे भाई जब इस घर का है भले कोई भी हो लेकिन प्रणाम। लेकिन आप एकदम सुंदर एकदम कामदेव का स्वरूप हो आप, और किसी झोपड़ी में आप रह रहे हैं, तो कामदेव का स्वरूप आप देखिए कोई मायने नहीं रखेगा, वो झोपड़ी मायने रखेगी, वो समझ जाएगा जो इस झोपड़ी में रहता होगा, तो भले वो कामदेव हो या कोई सही कि नहीं, तो कोई मतलब नहीं। तो इसका तात्पर्य सम्मान किसका हो रहा है, आपके वर्चस्व, आपके यश मान सम्मान प्रतिष्ठा का हो रहा है, आपके चतुर्थ भाव आपका दशम भाव का हो रहा है, सही है कि नहीं, आप किस पद पर है उस भाव का सम्मान हो रहा है, आपके इस शरीर का सम्मान नहीं हो रहा है कि आपके शरीर और रंग स्वरूप इत्यादि का हो रहा है। भले हवेली का नौकर, सब बिल्कुल हवेली का नौकर, उसको भी सम्मान मिलेगा क्योंकि वो हवेली का नौकर है, ठीक है। तो ये चीज है। तो आप ये देखिए सबसे पहले 12 भाव हम लोग के पूर्ण रूप में कंप्लीट हो गए हैं, इस चीज को आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। उसके साथ साथ आज हमने भाव की संज्ञाएं आपको बता दी, कौन सा भाव शुभ है, कौन सा भाव अशुभ है। मारक भाव याद रखिएगा, मारक भाव को आप लोग बोलेंगे गुरुजी मारक भाव को हम क्या माने, मारक भाव में एक यह भी भाव है कि गुरुजी आप बोलेंगे कि सप्तम भाव आपने एक तरफ केंद्र भी बताया और सप्तम भाव दूसरी तरफ मारक भी बताया, अब हम क्या माने। तो आप ये देखिए अभी आप लोग सिर्फ इतना मानिए कि जो सप्तम भाव है वो सप्तम भाव केंद्र है और अच्छा भाव है, अभी आप यही मानिए। बस इतना समझिए कि मारक कौन होगा, सातवें घर का जो स्वामी इत्यादि होगा तो वो मारक इत्यादि का फल करेगा, ठीक है। वो कैसे क्या करेगा वो फल हम आपको बाद में बताएंगे, ठीक है। तो दूसरा घर तो मारक हो ही गया। 12वां घर भी अशुभ भाव होता है, 6, 2, 3, 6, 8, 12। एकादश भाव भी त्रिखंडाय में आया है, लेकिन एकादश भाव तभी बुरा करता है जब ज्यादा अति हो जाती है। जैसे आज हमने एक पत्रिका ली, आज हमने एक पत्रिका देखी तो वहां क्या देखा कि आप ये देखिए शुक्र, चंद्रमा, बुध ये तीनों शुभ ग्रह माने जाते हैं। आगे हम आपको बताएंगे। शुक्र, चंद्रमा, बुध ये तीनों शुभ ग्रह हैं और आप ये देखिए तीनों ही कहाँ बैठ गए हैं, 11वें घर। तीनों ही कहाँ बैठ गए हैं, 11वें घर। अब शुक्र, चंद्रमा, बुध तीनों ही आप ये देखिए 11वें घर में बैठ गए हैं। तो अब उस जातक का सोर्स ऑफ इनकम 3 है, मतलब 3 तरफ से धन आता है। क्यों? क्योंकि 3 ग्रह बैठे, ठीक है, शुक्र, चंद्रमा, बुध। अब शुभ ग्रह बैठ गए हैं और बैठे तो आप ये देखिए वो जातक 1% भी मेहनत नहीं करना चाहता, सिर्फ वो इस जुगाड़ में लगा रहता है कि कहीं से कुछ दलाली इत्यादि हो, कहीं से किसी चीज का हो, बीज का हो, तो मुझे बस धन इस प्रकार का मिल जाए, मतलब मेहनत ना करना पड़े, जुगाड़ से धन मिल जाए, इसकी टोपी उसको पहनाकर धन मिल जाए, मतलब बस दिमाग धन वो मिलता भी क्योंकि वो ग्रह बैठे तो वो तो धन देंगे। तो कहने का तात्पर्य यही है, लेकिन वो जाता 1 रुपए की मेहनत नहीं करता, जिस कारण आपने देखिए पति पत्नी का अलगाव तक हो गया। वही पत्नी उससे हमेशा परेशान रहती थी, सब चीजें धीरे धीरे अलगाव हो गया, कुछ करता ही नहीं है और वो उसको कभी कमी भी नहीं, उसको जितना चाहिए उसको उतना मिल जाता था। तो ये चीजें होती है कि जब चीजें कभी ज्यादा बोलते ना कि सर्वत्र वर्जित, तो आप ये देखिए जो भी है, तो इस प्रकार की स्थिति में कभी भी अगर शुभ ग्रह भी ज्यादा एक साथ बैठ जाते हैं वहाँ अति हो जाती है। जैसे ज्यादा मिठाई जहाँ होगी तो वहाँ भी चीटी लगेगी, शुगर हो जाएगा। तो इसी प्रकार की स्थिति में एकादश भाव कभी की स्थिति में शुभ माना जाएगा जब ज्यादा शुभता हो जाएगी। अदरवाइज एकादश भाव में यदि कोई भी ग्रह बैठा है तो उसको शुभ ही मान के चलिए, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। अब अग्रिम कक्षा में हमारा क्या बाकी है, अग्रिम कक्षा में आप देखिए कल वाली कक्षा में हम लोग धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये चारों पुरुषार्थ पढ़ेंगे कि आज समय भी हो चुका है, नहीं हो पाएगा। तो अग्रिम कक्षा में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष पुरुषार्थ पढ़ेंगे, वो क्या है एवं कैसे उनका फलादेश होगा, वो बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो हम लोग पूरा तीनों का लिंक बनाकर पढ़ेंगे कि कैसे एक दूसरे लिंक बनाकर सब चीजें पूर्ण फलादेश किया जाता है। इसके
दिन से सोमवार से हम सोम ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सोमवार से हम सोम ग्रह के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर आप लोग सोमरस पीजिएगा। ठीक है, चलिए। गुरुजी हमारा बहुत जरूरी प्रश्न है गुरुजी। मेरा प्रश्न था कल रह गया था। बोले शक्ति जी सबसे गुरुजी हाँ, मुझे एक पहले ऐसी प्रश्न है। बोले शक्ति जी, फिर हरीश जी बोलेंगे। बोले शक्ति जी। गुरुजी कल किसी ने प्रश्न पूछा था कि वकील वीडियो शक्ति जी, इसी बहाने हम भी आपको देखने आप गुरुदेव आज कल शेयर करते हैं। बताइए। चलिए क्या ही बोला, चलिए बोलिए बोलिए। गुरुदेव किसी ने कल प्रश्न पूछा था कि वकील है और जज की उपाधि मिल रही है, तो वहां पर जज में जाएंगे तो फिर सरकारी नौकरी लग जाएगी ना फिर गुरुदेव, तो क्या उसको नौकरी में लेंगे या नहीं? वकील है तो खुद सरकारी हो गया? वकील भी तो सरकारी होते हैं। नहीं, जब मान लीजिए कोई वकील प्राइवेट ही है, वो अपना ही कार्य कर रहा है, फिर वो जज बन रहा है, तो फिर उसको छठे भाव में ले लेंगे? नहीं, छठे भाव में नहीं लेंगे। आप ये देखिए, वकील अगर है, वकील षष्ठ भाव में कभी नहीं आता, कि वकील में कुछ परमानेंट तो रहता नहीं है। वकील का जो भी आप नहीं गुरुदेव, मैं जज का पूछ रहा हूँ गुरुदेव। जज का है षष्ठ भाव में, आपको फिर दशम भाव में लेंगे ना, क्योंकि आप ये देखिए जो जज है वो कोई नौकर थोड़ी ना है कि मतलब कोई नौकर क्या हो, वो बड़ा पद है ना, जज कितना बड़ा पद होता है। तो आप ये देखिए, उसको हम लोग पूर्ण दशम भाव में ही लेंगे। दशम भाव में जितना बड़ा कुछ ना कुछ राजयोग आ रहा होगा, कोई ऐसे ग्रह इत्यादि आ रहे होंगे जो कि दशम भाव में पूर्ण वो होंगे, तो आप ये देखिए उस व्यक्ति का सरकारी नौकरी प्लस प्रमोशन और बाकी सब चीजें भी प्राप्त होगा। ये चीज ठीक है। अब हरीश मिश्रा जी प्रश्न करें, लेकिन मान नहीं रहे थे 2-3 लोग, तो फिर आपसे पूछ लिया इसलिए। नहीं, अरे नहीं भाई, दशम भाव षष्ठ भाव तो वो भाव जहाँ हमें फील हो, षष्ठ भाव वो भाव जहाँ हमें फील हो कि हम नौकर हैं, किसी के लिए चाय ले जा रहे हैं, किसी के लिए पानी ले जा रहे हैं, कोई भी व्यक्ति डांट दे रहा है ना, सब हमेशा आप बोल रहे हैं, तो हमें फील होता है ना हम नौकर हैं। आप कलेक्टर, और किसको फील हुआ है कि हम नौकर हैं? कभी कलेक्टर को फील हुआ है कि हम नौकर है? जज को फील हुआ है कभी हम नौकर हैं? तो उसके लिए दशम भाव देखिए ना, बड़ा भाव जो भी, षष्ठ भाव क्या देखेंगे? ये चीज है। हरीश मिश्रा जी प्रश्न बताइए। तो महाराज वकील से जज बना। बोले हरीश मिश्रा जी बोले। गुरुजी जो जैसे गुरुजी आप गुरु हैं, गुरुजी का शिक्षा का गुरुजी भाव है, तो गुरुजी शिष्य का नाम भाव है, गुरुजी का कोई ग्रह कारक चेला, ये सब पंचम भाव में आप ये देखिए, जिसका बृहस्पति मजबूत होगा और उसके साथ साथ आप ये देखिए जिसका पंचम भाव मजबूत होगा, तो उसी को देखिए इतने अच्छे शिष्य मिलेंगे कि गुरु को भगवान मानने वाले शिष्य मिलेंगे। यही तो आप ये देखिए, शिष्य और पुत्र लगभग एक ही जैसे पूर्ण रूपेण रहते हैं। आप ये देखिए, शिष्य को भी पुत्रवत ही माना गया हमारे शास्त्रों में। तो आप ये देखिए, इसीलिए जो पंचम भाव है वही हमारे गुरु का भी भाव है। और अब आपका पंचम भाव जितना अच्छा होगा, आप ये देखिए उतना ही आप अपना ज्ञान सबको देंगे। जैसे अभी हम आपको ज्ञान ही न दे रहे हैं, तो आप ये देखिए हम सबको, या जो भी व्यक्ति है पंचम भाव अच्छा रहेगा, वो सबको अपना ज्ञान प्रदान करेगा और उसके ज्ञान की महिमा, उसके ज्ञान का यश हर सर्वत्र फैलेगा। तो पंचम भाव जितना अच्छा होगा, इसके साथ साथ बृहस्पति जितने अच्छे होंगे, उतना ही आप ये देखिए दूर दूर तक उस व्यक्ति की विद्वता एवं उसके ज्ञान का यश सब जगह फैलेगा और उतने ही उत्तम शिष्य भी प्राप्त होंगे। अगर किसी का बृहस्पति या कहीं ना कहीं आप ये देखिए पंचम भाव एक समय पर पीड़ित होगा, तो शिष्य हो या पुत्र हो, वो भले होंगे, लेकिन अगर वो खराब हैं तो हो सकता है शिष्य एवं पुत्र से ही उनको वियोग हो, पुत्र एवं शिष्य से ही धोखा मिले। आजकल के तो कलयुगी शिष्य भी हैं, तो है कि नहीं, कलयुगी शिष्य हो गए आजकल तो वो धोखा भी दे सकते, वो धोखा भी दे सकते और कुछ भी हो सकता है। और वैसे ही बात गुरुओं के रूप में भी होगी कि आजकल कई गुरु हैं, वो भी कलयुगी गुरु हो गए हैं, सिर्फ शिष्य ही नहीं, गुरु भी तो कलयुगी हो गए हैं। तो दोनों ही प्रकार से इसके, तो ये हमारा पंचम भाव और उसके साथ साथ कारक ग्रह कौन सा? बृहस्पति। हमारी कुंडली में बृहस्पति जितने अच्छे होंगे, उतने अच्छे और उतने ज्यादा शिष्य के रूप में हमें प्राप्त होंगे और गुरु इत्यादि भी उतने अच्छे तरीके होंगे। जी गुरुदेव प्रणाम। बृहस्पति की डाउन उसको गुरुजी शिष्य भी गुरुजी लफड़ेबाज मिलेंगे, गुरु भी लफड़ेबाज मिलेंगे। हाँ, बोले हरीश जी, क्या बोल रहे हैं आप? गुरुजी मान लीजिए बृहस्पति गुरुजी का थोड़ा इधर उधर से डाउन हुए, गुरुजी उनके शिष्य भी लफड़ेबाज रहेंगे, गुरुजी और गुरु लफड़ेबाज रहेंगे। अब लफड़ेबाज ये शब्द तो ठीक नहीं, परंतु फिर भी है ना, इसी प्रकार का कोई मिलता जुलता सिमिलर शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो आप ये देखिए, जब गुरु पंचम भाव अच्छे नहीं रहे, बिल्कुल पंचम भाव इत्यादि अच्छे नहीं रहेंगे, तो आप ये देखिए सामने तो शिष्य, इसका तात्पर्य है शिष्य या तो किसी स्वार्थ हेतु जुड़ेंगे, या तो शिष्य सामने गुरुजी करेंगे, पीठ पीछे हो सकता है आपको अब शब्द इत्यादि बोले, या हो सकता है वो तो ऐसे ही है, ये सब चीजें हैं, समझ रहे। लेकिन ऐसे भी तो होते हैं कि भाई, और कई गुरुजी भी शिष्य से इसीलिए जुड़े, इसीलिए उनको दें कि स्वार्थ उनको काम कराना गुरुजी को, इसीलिए उनसे जुड़े। तो आप ये
देखिए यही हमने बताया कि पंचम भाव एवं बृहस्पति जितने ही प्रकार से मतलब पीड़ित इत्यादि जो जैसे रहेंगे तो उसके हिसाब से हमें गुरु एवं शिष्य इत्यादि सब चीजें पंचम भाव से ही हम देखते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें आप ये देखिए, आप माइक ऑफ करें, हम जिसका नाम माइक सभी जाता ऑफ करें, हम नाम बोलते जाएंगे, आप लोग बस ऐसे ये जो हैंड रेज वाला रहता है ना, ये अच्छा ऑप्शन, ये देखिए हमने भी हाथ किया है ना, ये हाथ आया, तो बस ऐसे हाथ हिलाते रहिएगा तो हम आपसे पूछते रहेंगे, जिसका नाम कंटिन्यू बोलते जाएंगे वो लोग आप बोलते जाएंगे, माइक सभी जाता का ऑप्शन। आप ये देखिए, आप लोग ऐसे बुद्धि मस्तिष्क और अपने शरीर को प्रबल बनाइए, गहराई पर जाइए। जो चीज हमें प्रारब्ध से मिलती है, जो चीज हमें आप ये देखिए अपने पूर्व जन्म प्रारब्ध से मिलती है, तो वो सारी चीजें हम लोग पंचम भाव से देखेंगे। आपको क्या लगता है कि शिष्य आप किसी को जबरदस्ती बनाएंगे बन जाएगा, किसी को जबरदस्ती बोलेंगे मैं ज्ञानी हूँ, मुझसे पढ़ो, मुझे गुरु मानो, मेरा सम्मान करो, तो क्या वो ज्ञानी मान सम्मान करेगा? आ रहे हैं बस हाथ पीछे कर लेगा, हाथ दर्द करने लग जाएगा, आ रहे बस। तो आप ये देखिए, ये चीजें हमारे प्रारब्ध से होती है कि अगर हमारे प्रारब्ध इत्यादि में लिखा है, ठीक है, तो हमें अच्छे शिष्य या बुरे शिष्य या जिस भी प्रकार का जो भी रहेगा वो सब कुछ मिलेगा। तो हम लोग कहाँ से देखेंगे? पंचम भाव से। चलिए संदीप मिश्रा जी अगला प्रश्न बोले। संदीप मिश्रा जी, संदीप मिश्रा जी प्रश्न बताएं। आवाज नहीं आ रही संदीप मिश्रा जी, बोले संदीप मिश्रा जी प्रश्न। आप ऐसा करें संदीप मिश्रा जी लिख दें, है ना, तो आपकी आवाज नहीं आ रही। चलिए अंश त्रिपाठी गुरु जी एक छोटा सा सवाल जी बस आ रहे हैं। अंश त्रिपाठी जी प्रश्न बताएं। जी गुरु जी प्रणाम। जी बोले, जी बोले। गुरु जी जैसे कि आप बता रहे थे कि राजयोग के बारे में, कैसे आप देख सकते हैं राजयोग, तो जैसे एक हमारे पास कुंडली है, इसमें जो आप बताएंगे केंद्र है 7 1 4 7 10, तो इसमें जो लग्न के स्वामी हैं वो 7वें भाव में बैठे हुए हैं, तो इसको माना जाएगा स्वामी गुरु जी के राजयोग को? इसको ही मान सकते हैं, लेकिन माइक ऑफ करें और त्रिकोण में बैठे हुए हैं, माइक ऑफ करें, माइक ऑफ करें, हम बता। चलिए अब आप ये देखिए, जैसा अंश त्रिपाठी राजयोग का आ रहे हैं, बस धैर्य रखिए, थोड़ा सा शांति रखिए, सबके पास आएंगे, बस थोड़ा सा शांति रखें ना, तुरंत में थोड़ा सा वो बाकी लोग भी है। तो आप ये देखिए, जैसा अंश त्रिपाठी ने प्रश्न किया कि भाई राजयोग इत्यादि है, तो केंद्र एवं त्रिकोण दो संज्ञाएं हैं, केंद्र एवं त्रिकोण। तो राजयोग हम लोग पूर्ण रूपेण तब मान पाएंगे कि जब केंद्र के स्वामी त्रिकोण में, त्रिकोण के स्वामी केंद्र में। आप समझ रहे हैं कि नहीं? यदि केंद्र के स्वामी केंद्र में ही बैठ गए, आप ही अपने घर में बैठ गए और अपने आप को आप राजा समझ रहे हैं, तो ये राजयोग नहीं हुआ। आप दूसरे के घर में भी यदि इतना ही मान सम्मान आपको प्राप्त हो रहा है राजा के समान, तो वो राजयोग इत्यादि है। तो वो जो है केंद्र त्रिकोण हर प्रकार से शुभ भाव होते हैं। कैसे भाव होते हैं? केंद्र त्रिकोण शुभ भाव होते हैं। तो आप देखिए, केंद्र के स्वामी त्रिकोण में, त्रिकोण के स्वामी केंद्र में भी कोई भी किसी प्रकार से बैठता है, तो ये अच्छा प्रबल राजयोग माना जाता है। जो अंश त्रिपाठी जी आपने बताया कि लग्न का स्वामी सप्तम में बैठ गया, तो सप्तम क्या है? केंद्र। लग्न भी क्या एक प्रकार से केंद्र ही है, तो केंद्र का स्वामी केंद्र में बैठने पर उतना अच्छा राजयोग हो, कोई राजयोग हम लोग पूर्ण रूप में नहीं बोलेंगे। केंद्र त्रिकोण का होना चाहिए। कभी भी आप ये देखिए, चीजें पूर्ण कब होती है? जब दो चीजें मिलती हैं, जब विष्णु और लक्ष्मी मिलेगी तब पूर्ण होगी, ठीक है। विष्णु लक्ष्मी कब मिलेंगे? जब केंद्र त्रिकोण के स्वामी मिलेंगे। ये चीजें। चलिए आशीष पांडे जी का प्रश्न है, फिर संजय कुमार जी बोले। आशीष स्वामी बैठे हुए हैं त्रिकोण में, हाँ, तो वो मान सकते हैं, वो मान सकते हैं। तो गुरु जी जो लग्न है वो भी त्रिकोण में भी आ रहा है, केंद्र में भी आ रहा है, तो उसको त्रिकोण में लेंगे कि वो लेंगे अलग? नहीं, वही हम बोले, जैसे सप्तम भाव का है तो उसको केंद्र में ही लेंगे, ठीक है। आशीष पांडे जी प्रश्न बताएं, माइक ऑफ करें। बोले गुरु ये कह रहा था कि माइक ऑफ करें, आलोक चौबे माइक ऑफ करें, इसलिए हमने बोला। बोलो सरकारी नौकरी में यदि कोई व्यक्ति चपरासी है तो क्या वो उसका जो देखेंगे वो षष्ठ भाव से देखेंगे? बिल्कुल, षष्ठ और दशम दोनों पे वो अपना कर्म कर रहा है, और चपरासी है तो छोटा नौकरी है, तो इसमें षष्ठ भाव में विशेष रूप से देखेंगे। तो किसी प्रकार की भी सरकारी नौकरी हो, मतलब षष्ठ भाव से, सरकारी हो, प्राइवेट हो, और भी अगर कोई तीसरी भी चीज होती है, तो सारी चीजें सब छोटे लेवल की जो भी जॉब होती हैं, आप यहाँ से वहाँ भटक रहे हैं, ये सब छोटे लेवल की सारी चीजें हम लोग षष्ठ भाव से ही देखेंगे। और जो कर्म में थोड़ा सा जो बड़ा पद प्रतिष्ठा इत्यादि रहता है वो दशम भाव इत्यादि है।
और यदि संपूर्ण कर्म की बातचीत करेंगे तो वो दशम भाव भी। नहीं गुरुदेव मेरा प्रश्न ये था कि मान लीजिए कोई जातक हमारे पास आता है तो हम क्या उसकी कुंडली देख के ये नहीं बता सकते कि तुमको 100% सरकारी नौकरी ही तुम्हारे पास होगी, मतलब प्राइवेट 200 बता सकते हैं, 200% बता सकते हैं, सरकारी हो या प्राइवेट। सब हम षष्ठ से देखिए भाई नौकरी इत्यादि छोटे लेवल की। अब वो ग्रह बताएंगे, सरकारी वाले ग्रह रहेंगे सरकारी नौकरी देंगे, प्राइवेट वाले ग्रह रहेंगे प्राइवेट नौकरी देंगे। चलिए संजय कुमार जी प्रश्न गुरु बताएंगे। जी मेरे दो सवाल है। पहला सवाल कि कोई भी जातक ये कहता है कि मैं सन्यासी बनना चाहता हूँ, तो सन्यासी के कौन से भाव कौन से ग्रह की वजह से बनते हैं? भाई सन्यासी के लिए सबसे बेस्ट आप सबको पता है अष्टम द्वादश। भाई अष्टम भाव आप ही देखिए सिद्धि का है, गहराई का है। द्वादश भाव पूर्ण रूप में मोक्ष का है। तो जब व्यक्ति को सिद्धि होगी, व्यक्ति जब गहराई में चला जाएगा, अष्टम भाव एकदम। अष्टम भाव क्या मृत्यु। सन्यासी कब व्यक्ति बनता है? लोग सन्यासी की बात नहीं कर रहे हैं। सन्यासी कब बनता है? जब पूर्ण रूप में सारी दुनिया से देश माया मोह से व्यक्ति विरक्त हो जाता है, राइट है ना। तो माया मोह से विरक्त कब होता है? जब तभी तो अष्टम भाव जब व्यक्ति होगा तभी हम हर प्रकार दुनिया देश दुनिया से विरक्त हो जाएंगे। अर्थात जीवन भौतिक जीवन खत्म ना, हमें गाड़ी बंगला पैसा ऐशो आराम कुछ नहीं चाहिए। अब हम एकदम विरक्त हैं। तो अष्टम भाव और द्वादश भाव और उसके साथ साथ अष्टम भाव का भी हमने बताया स्थिर कारक ग्रह कौन सा अष्टम और द्वादश का बताइए आप लोग। अभी हमने बताया तो जब शनि प्रबल होंगे उसके साथ साथ अष्टम द्वादश प्रबल होगा तो इसी प्रकार जो व्यक्ति सन्यासी बन सकता है। चलिए दूसरा प्रश्न बता देंगे। सर मोक्ष भी शनि की वजह से मिलेगा, शनि भगवान की वजह से? हाँ भाई आप भी देखिए शनि भी मोक्ष के सबसे बड़े कारक रहेंगे। बाकी मोक्ष के लिए फिर अंतिम में केतु इत्यादि को भी देखना पड़ेगा। लेकिन अभी आप शनि ही विशेष रूप से देखिए कि शनि ही सबसे बड़ा क्षेत्र है, शनि सबसे विस्तार वाला क्षेत्र है। तो शनि आप ये मान के चलिए अगर कोई शनि तक पहुंच गया तो ऑटोमेटिक मोक्ष के रास्ते पर है। तो सर हमें शनि की पूजा करनी चाहिए या शनि की सेवा करनी चाहिए जातकों को? सेवा शनि आप भी देखिए आजकल ये भी होने लगा कि घर घर मंदिर होने लगे हैं। आज पड़ोस सब शनि मंदिर कहीं बनाना ही नहीं है। शनि मंदिर मतलब कौन बनाता है? शनि मंदिर आप देखिए पूरी सृष्टि में पूरे अपने इंडिया भारत इत्यादि में देखिए एक आध जगह जहाँ शनि देवता का जन्म इत्यादि हुआ वहाँ शनि मंदिर है। वही पूर्ण में आजकल हर जगह जगह पैसे इत्यादि के लिए शनि मंदिर अरे वो पापी ग्रह है, वो राक्षस ग्रह। शनि देवता का मंदिर बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि शनि देवता का मंदिर बनाना चाहिए या वो सब चीजें पूर्ण रूप में होना चाहिए। शनि का तात्पर्य सिर्फ सेवा। आपको शनि मजबूत करने सेवा करिए। बोले सेवा आप किसकी करें? अरे हर एक व्यक्ति के ऊपर कोई व्यक्ति आप अपने गुरु की सेवा करिए, माता पिता की सेवा करिए, अपने से जो श्रेष्ठ है उनकी सेवा करिए, गरीबों की सेवा करिए, विकलांग लोगों की सेवा करिए, अनाथ लोगों की सेवा करिए, गरीब के बच्चों की, मतलब कई लोगों की सेवा करने के लिए पूरी दुनिया है। साफ सफाई सब चीजें तो ये सेवा भाव है। एक भाव तो है हमारा सेवा भाव, सबकी मदद करने का भाव रखिए। अपने आप शनि देवता मजबूत होते जाएंगे। शनि देवता का मंदिर और का ये कोई वही नहीं है। तो पैसे कमाने के लोग आज ग्रुप बना लेते हैं। ये सबसे शनि पीड़ित है। सब आप तेल से चढ़ाएंगे, पैसा भी चढ़ाएंगे, 10 रुपये भी चढ़ाएंगे तो आप देखिए एक दिन में कितना हो जाएगा। 10 लोग 100 लोग भी गए तो आप देखिए 1000-2000 डेली चढ़ जाएगा। इस हिसाब से महीने में 60-70-80 हज़ार रुपये हो गया। तो ऐसे सब चीजें शनिवार को ज्यादा चढ़ता है तो चलिए 1 लाख तक पहुँच जाएगा। कहाँ से सोचिएगा? तो इससे अच्छी इनकम क्या होगी? पैकेज देखिए 12 लाख 13 लाख का पैकेज न सीधा पूरा प्रॉफिट। ठीक है ये चीज़ है। चलिए होने वाला है। अच्छा बोले आप जॉब होने वाला तो बोले जी मैं गुरुदेव मेरे पास पत्रिका आई हुई है जी। पत्रिका आई हुई है वो मिथुन लग्न की है और इसके 6 हाउस और 8 हाउस और द्वादश वो जो आप बताए थे जी 8 और 12 में ही सारे ग्रह बैठे हुए हैं। और 6 में मंगल बुध सूर्य ये हम लोग को नहीं देखना कि 6 8 12 में। आप ये देखिए बस इतना है कि यदि 6 8 12 में ही सारे ग्रह बैठे हैं तो जी आवाज नहीं आ रही है गुरुदेव आवाज नहीं आ रही है। जी चले गए गुरुदेव आवाज नहीं आ रही थी। अरे नेक्स्ट मनी जी से चंद्र चलिए अभी हमारी आवाज जी बहुत सिंपल सा अच्छा उत्तर है। हमें ये नहीं देखना कि मंगल होगी वो सब बैठे हैं। बस यदि 6 8 12 में अब ये देखिए इससे ज़्यादा ग्रह भी बैठे हैं इसका तात्पर्य वो कहीं ना कहीं केंद्र त्रिकोण के स्वामी सब 6 8 12 इत्यादि में होंगे। तो ऐसे व्यक्ति की जीवन में आप देखिए संघर्ष ज़्यादा होता है। 6 क्या देता है? रुकावट, परेशानी, रोग,
का हमेशा ये होता रहेगा, तो रुकावटें आती रहेंगी, हमेशा परेशान रहेगा। अष्टम भाव क्या है, कब क्या हो जाए तो जीवन में कुछ नहीं कहा जा सकता। द्वादश भाव सब चीजें मिलेंगी, लेकिन देर से मिलेंगी, वो धन हो, विवाह हो, पत्नी हो, 6, 8, 12 जो भी अशुभ भाव माने जाते हैं, यदि उसमें बहुत ज्यादा ग्रह बैठते हैं तो वो हमारे जीवन में संघर्ष होते हैं। आप बताए ना कि समराशि में जब सारे ग्रह बैठ जाते हैं जी, तो 8 वहाँ तो जो है वृश्चिक ऐसे कैसे हो रहे हैं? अभी भी आपका प्रश्न किया वाला नहीं बना, लिखते हैं है ना जी। सोहित भारद्वाज जी, सोहित भारद्वाज प्रश्न बताइए जी। सोहित जी बोले। आपकी आवाज नहीं आ रही, एक बार फिर से रिपीट करें सोहित जी। जैसे किसी को सपने बहुत आते हैं, आप देखिए स्वप्न क्या दिए, क्या हुआ स्वप्न, हमने आपको सभी को स्पष्ट बताया था। इस दुनिया से कोई भी बाहर की चीज रहेगी, हम कहाँ से देखेंगे बताइए? अष्टम भाव। भाई स्वप्न इस उसमें तो आते हैं, जीते जागते सपना आते हैं। जब हम अपनी निद्रा अवस्था में चले जाते हैं, है ना, जब हम अवचेतन उसमें चले जाते हैं, आप ये देखिए सुषुप्त अवस्था में चले जाते हैं, तब स्वप्न आते हैं। इसका मतलब दुनिया से बाहर मतलब अष्टम भाव। तो अष्टम भाव क्या जिसे हम देखेंगे, यदि किसी को स्वप्न बहुत ज्यादा आ रहे हैं, सांप के आ रहे हैं, इसके आ रहे हैं, इसके आ रहे हैं, किसी प्रकार के आ रहे हैं, अष्टम भाव। ठीक है, चलिए जी एक सेकंड। अतुल पांडे जी प्रश्न बताएं, फिर शालिग्राम जी के आते हैं। अतुल पांडे जी प्रश्न बताएं। अतुल पांडे जल्दी बोलें थोड़ा सा। कोई बात नहीं। आज शालिक अब आवाज आ रही है, बोलेंगे तब ना, जल्दी बोलें थोड़ा सा। आप तो 10 मिनट इसी में लगा दीजिए। धनेश बैठा है लग्न में और कर्मेश भी तो मार्केश भी उसी को कहेंगे, इसका परिवर्तन कैसे करेंगे? धनेश हमने क्या बोला, आप धन का भी करिए, बस इतना समझिए कि वो मारक भी है, और वो मारक का फल कैसे करेगा हम लोग आगे, बस आप उसको धन भाव का स्वामी समझिए कि धन भाव का स्वामी लग्न में बैठा है, बस इतना भी आप ध्यान सकते। ठीक है, जैसे कि आपने बताया कि लग्नेश यदि षष्ठम में गया है तो लग्न की शरीर का हानि करेगा। धनेश गया है लग्न में तो क्या करेगा? भाई धनेश है, धन भाव का स्वामी, लग्न कौन है आप, तो धन तो खुद आपके पास चल के आया है। मतलब धन हमेशा माइक ऑफ करे, विश्वास शुक्ला जी हमने बोला इसके लिए माइक ऑफ करे, माइक सभी जातक ऑफ ही रखें, जिसका इसका नाम बोलते जाएंगे ऑन करते जाइएगा। तो जब धन भाव का स्वामी लग्न में है, अर्थात आप देखिए धन भाव का स्वामी स्वयं आपके पास चल गया है, मतलब हमेशा आपके पास धन रहेगा, भले 10 रुपए रहे, 2 रुपए रहे, 2.5 रुपए रहे, लेकिन पैसा हमेशा आपके पास रहेगा। समझ रहे हैं ये? ठीक है, चलिए शालिग्राम जी, फिर नीलेश जी बोलिएगा। बोले शालिग्राम जी प्रश्न बताएं। जी शालिग्राम फैक्ट्री के लिए बोल रहे हैं, तेल की फैक्ट्री किससे देखी जाएगी? दशम भाव से। दशम भाव, बिल्कुल तेल की फैक्ट्री हो या किसी और किसी चीज की फैक्ट्री हो, लोहे की फैक्ट्री हो, किसी भी चीज का कर्म क्षेत्र हुआ, कोई भी चीज हम लोग सब दशम भाव से देखेंगे। अच्छा, लगन का स्वामी और कर्म भाव का स्वामी उसमें षष्ठ भाव में जाएगा तो क्या करेगा जी? हाँ भाई, जैसे नहीं भाई, जैसे षष्ठ भाव क्या होता है, परेशानी वाला होता है। तो जब लग्न और दशम इत्यादि का स्वामी षष्ठ में चला जाएगा तो हर चीज में क्या करेगा, परेशानी करेगा। कर्म क्षेत्र में भी थोड़ा सा क्या करेगा, परेशान करेगा इतनी आसानी से। षष्ठ भाव आप समझिए ना किस चीज का होता है, रोग, परेशानी, चिंता, शत्रुता, है ना, रुकावट, बाधा, अड़चने, इन सब चीजों का षष्ठ भाव। तो किसी भी भाव का स्वामी यदि षष्ठ भाव में जाता है तो उस भाव से संबंधित वैसा फल करेगा। ठीक है, जैसे गुरु की दशा चल रही है उसमें फिर शनि की दशा चल रही है उसमें, ये शालिग्राम जी आगे का प्रश्न है, शनि की दशा इत्यादि करके बस हमें ये देखना है कि किसी भाव का स्वामी भी 6, 8, 12 इत्यादि में जाएगा तो वो कहीं ना कहीं परेशान करेगा। ठीक है जी, नीलेश जी प्रश्न बताएं। सारे भाव का एक बार आप बता देते हैं, 12वें भाव का सारे लंबे समय के लिए होता है, 4वां भाव सारा अचानक के लिए होता है, और जो 6वां भाव है सारी छोटी लेवल की चीजों के लिए होता है। कोई अन्य भाव का नहीं, इसमें एक नेगेटिव उसमें ही है, क्योंकि आप देखिए पॉजिटिव उसमें सब तो बाकी अच्छे भाव हो गए, लेकिन जो बुरे भाव हैं इसलिए मात्र बुरे भाव के लिए कि 6 भाव क्या है, 6, 8, 12 हमारे जीवन में सही प्रकार से अशुभ भाव भी होते हैं। 6, 8, 12 तो इसीलिए अशुभ भाव की जो भी चीजें होंगी आप देखिए षष्ठ में, तो वो मतलब कहीं ना कहीं वो रुकावट, परेशानी इत्यादि अड़चने उत्पन्न करेगी, बहुत परेशानी आएगी। आज नहीं कल नहीं, पर किसी से पैसे लेने और 2 महीने से बोल रहा दे दूंगा, बस कल आओ 2 महीने से अगर चल रहा है तो ये रुकावट है
है ना। अष्टम भाव की आदि है, अष्टम भाव क्या फल है, आपने किसको पैसे दिए, किसको पैसे देना है, या तो वो भाग गया या तो वो उसकी मृत्यु हो गई, फिर अचानक घटना दुर्घटना इत्यादि हो गई। द्वादश भाव का फल कैसे होगा, किसी को पैसे देने हैं, वो बोलेगा भैया मैं आपके सामने हूँ, तो मैं आपके सामने, मेरे पास 1 रुपये नहीं है, आप मार के मेरी आपको गिरते निकाल लीजिए, मैं 2 साल बाद ही पैसे दूंगा, अभी 2 साल के लिए टल गया शामिल लेने वाली, ये 6-8 बार है, ठीक है। चल जय दीपक तिवारी जी बोले, प्रश्न बोले दीपक तिवारी जी। पत्रिका है, हेलो कुलदीप भाई पत्रिका है जी, तो उसमें जैसे पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति है, वह तीसरे भाव में जाकर जी उसका क्या पद होगा? तो भाई अब आप देखिए पंचम भाव क्या हो गया, त्रिकोण का स्वामी हो गया, अब तीसरे भाव में बैठा, तीसरा भाव आप देखिए कैसा शुभ है अशुभ है, बताइए, तीसरा भाव अशुभ भाव है, तो पंचम भाव का स्वामी जब तीसरे भाव में बैठ गया तो अशुभ होगा, अर्थात पंचम भाव से संबंधित जो भी चीजें होंगी सब कमजोर हो जाएंगी थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा फल में कमजोर होगी। कोई भी शुभ भाव का स्वामी यदि अशुभ में बैठेगा और तीसरा भाव अशुभ भाव होता है तो उस भाव के फलों में कमजोरी आ जाती है, अर्थात आप पंचम भाव के जो भी फल होंगे वो धीरे धीरे मिलेंगे, कम कम मिलेंगे, इस प्रकार से। शनि की राशि में भेजा और शनि दशम भाव में पकड़। हाँ, अब वही चीज़ है जो शनि की राशि में तो हम लोग आगे पढ़ेंगे कि भाई शनि और गुरु में क्या संबंध है, वो मित्र के घर में बैठा है, शत्रु के घर में बैठा है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे तो उसका बैठा आगे कलादेश करेंगे। चलिए दीपक जोशी जी प्रश्न बताएं, दीपक जोशी जी। गुरु जी मेरा कहना ये था, आपने जो उच्चय भाव के बारे में थोड़ा बताया था, तो मेरा एक सवाल था कि गुरु जी जैसे कुंडली में दसम भाव में हमारे दसम भाव में तुला राशि बैठी है और 11वें भाव में वृश्चिक राशि बैठी है, अर्थात मंगल की राशि बैठी हुई है, तो गुरु जी जो इसमें तो दशाएं आप देखते कह रहे थे, और तीसरे भाव में जो है मीन बैठा, मीन राशि है, और छठे भाव में जो है मकर लग्न, बिल्कुल मकर लग्न को बिल्कुल आप आगे बताएं। गुरु जी मकर लग्न कुंडली, गुरु जी इसमें दशाएं कैसे देखनी कि उसको मतलब जैसे 4 चीजें देख ली, अब चारों के अलग अलग वो है और आगे भी हम लोग चर्चा करेंगे, बस अभी आप इतना समझिए कि जैसे कोई भी ग्रह, जैसे मकर लग्न, ठीक है, अब कोई तो व्यक्ति की दशा चल रही है, कौन सी दशा चल रही है आप बताएं। जिसकी बुध की दशा चल रही है, बुध की दशा चल रही है, तो अब आप ये देखिए बुध की दशा चल रही है, तो भाई मकर लग्न की पत्रिका में मतलब छठा भाव एक्टिव है, क्यों छठा भाव एक्टिव है, क्योंकि छठे भाव का स्वामी कौन है, ठीक है, बुध मिथुन राशि, ठीक है, तो बुध छठा भाव एक्टिव, उच्च भाव में से छठा भाव एक्टिव हो गया। अब कोई बुध के अंदर अंतर्दशा भी तो कोई चल रही होगी, ठीक है, शुक्र की, अब शुक्र कौन सा मकर लग्न की पत्रिका में आपने देखिए शुक्र की राशि कहाँ, शुक्र कहाँ का स्वास्थ्य, दसम भाव का, ये दशम भाव का, ठीक है, तो आप देखिए दशम भाव, तो अब देखिए 6 और 10 तो एक्टिव हो गए ना, 6 और 10 एक्टिव हो गए, तो बस अब जब 6 और 10 एक्टिव होगा तो 6 और 10 से संबंधित रिजल्ट मिलेगा, बस भाई लाभ भाव एक्टिव नहीं है तो बहुत ज्यादा लाभ नहीं होगा, तृतीय भाव एक्टिव नहीं है तो व्यक्ति कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, मतलब वो जरूर नहीं रहेगा, थोड़ा सा निराश हो जाएगा, हार मान जाएगा, लेकिन फिर लगा रहेगा लड़ने के लिए, 6 और 10 एक्टिव है, बस ऐसे एक्टिव हुए कि नहीं कि शुक्र, ठीक है। चलिए और किसी का कोई प्रश्न है? मेरा एक प्रश्न साधना जी बोले, फिर संदीप जी आप बोलिएगा थोड़ा सा, है ना, कि आवाज पिछली बार नहीं आती है, बोले साधना जी प्रश्न बताएं। ये प्रश्न है कि मान लीजिए किसी भी भाव का जो कारक ग्रह होते हैं, जैसे दूसरे भाव का बृहस्पति है, अगर अपने ही भाव में बैठ करके बृहस्पति दूसरे भाव में ही बैठ जाए तो क्या उनका प्रभाव अच्छा रहेगा ना? बिल्कुल अच्छा रहेगा, कोई भी हम लोग का पहले से किसी भी घर का स्वामी यदि अपने ही घर में बैठे तो ये बहुत अच्छा फल देता है। कोई भी जैसे हम लोग यदि अपने घर में रहते तो कितना अच्छा फल करते हैं, हम लोग अच्छा महसूस करते हैं ना कि भाई हम अपने घर में हैं, अपने घर के हिसाब से अपने हिसाब से चलेंगे, तो यही चीज़ रहती है। कोई भी भाव का स्वामी इस मतलब अगर अपने घर में बैठा है तो अच्छा लेकिन अगर मान लीजिए बकरी हो के अस्त हो गए हैं तब क्या प्रभाव? जी अब साधना जी वही बकरी और अस्त के आगे के प्रश्न है, तो आगे जब हम लोग एक दो क्लास बाद बकरी और अस्त पढ़ेंगे तो उनका भी फल कर लेंगे कि बकरी होकर क्या फल करेंगे आप सभी के, बाकी जो बच्चे हैं उनको बकरी अस्त नहीं पता ही से, तो अब बकरी और अस्त का भी फल हम लोग आगे करेंगे, ठीक है। चलिए बाकी हाँ संदीप जी बोले, उसके बाद फिर गौरव जी बोलिएगा, बोले संदीप जी प्रश्न बताएंगे। ऑपरेशन वगैरह की किस तरह से लेके होंगे? ऑपरेशन है कोई भी, आप देखिए ऑपरेशन क्या है भाई, ऑपरेशन कोई रोग ही ना है तो तभी ना ऑपरेशन होता है। अगर किसी को जैसे कैंसर है तो वही षष्ठ भाव, भाई बड़ा ऑपरेशन है आप ये देखिए तो 12वें भाव पे चले जाइए, 6 महीने एडमिट होना पड़ेगा, छोटा मोटा कोई कट लग गया उसका ऑपरेशन होना है। जैसे मान लीजिए
इसको छोटी सी पथरी हो गई, स्टोन हो गया, ठीक है। अब हल्का सा मतलब ऑपरेशन करना है तो षष्ठ भाव से, भाई ऑपरेशन जब व्यक्ति को रोग होगा तभी ना ऑपरेशन होगा, तो षष्ठ भाव, ठीक है। चलिए गौरव प्रश्न बताएं गौरव जी। सर जैसे कोई ग्रह एक प्रश्न, हाँ बोले संदीप जी, बोले एक प्रश्न और बोले संदीप जी, बोले संदीप जी प्रश्न बताएं। हाँ कोई अभी जनरल ऐसा कुछ सफलता मिली नहीं, अब किस चीज की सफलता सुनाई नहीं दिया, जैसे अभी कोई जातक किसी बच्चे का जन्म हुआ तो उसके हार्ट में छेद है, दिल के जो फिर उसके बाद कि अगर हम ऑपरेशन कराते हैं ये सफल होता है, होगा कि नहीं होगा, तो ये किससे, अरे ये भी आप ही देखिए, आप देखिए ना भाई दिल कहाँ से देखते हैं, भाई उसके दिल में छेद है, दिल कहाँ से देखते हैं, दिल का भाव देखिए आप, हमने आपको सब कुछ बताया है, भाई दिल सबके पास होता है कि नहीं, ठीक है। जो हृदय है उसी को दिल देखिए, बस चौथे भाव से देखिए, चौथे भाव की स्थिति अगर अच्छी है तो हो सकता है उसका जो छेद है वो मतलब जो है वो घट जाए, और अगर चीजें स्थिति खराब है बाकी दशा अंतर दशा भी देगी नहीं देखना है, और अगर खराब है तो हो सकता है ना, ठीक है। जैसे गौरव जी प्रश्न बताएं सर जैसे एक सेकंड साधना जी, पहले गौरव जी कर रहे हैं, साधना जी आप आते हैं, बोले गौरव जी। जैसे सर कोई भी स्टूडेंट कोई ग्रह बता रहा है तो आप जैसे आप बता रहे हैं, मान लीजिए राहु की दिशा में महादिशा में केतु की दिशा या केतु की महादिशा में राहु की दिशा, तो कौन सा भाव एक्टिव होगा? तो राहु के जहाँ बैठते होंगे वो, अच्छा राहु राहु के घर में बैठेंगे वो घर एक्टिव होगा, ये ठीक है, वो ठीक है। तो और सर सेकंड क्वेश्चन है कि जो दूसरी पत्नी है उसके लिए आपने कहा था सेवंथ भाव देखेंगे, सेवंथ भाव के अलावा भी कोई भाव देखेंगे, जैसे कुछ लोग नाइन्थ भाव से देखते हैं, सिर्फ सेवंथ ही अभी आगे अगर फिर सब चीज होगा तो बताएंगे, लेकिन अभी मूल रूप से दूसरी पत्नी हो या तीसरी पत्नी हो हमको संभाव से विचार करना है, ठीक है। चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, आप लोग विश्वास जी का प्रश्न बचा है और बाकी दिलीप तिवारी जी का प्रश्न बचा है, आप लोग कल आते ही प्रश्न पूछ लीजिएगा, है ना, क्योंकि समय भी काफी हो गया सब चीजें, तो पहले आते ही आप लोग प्रश्न विश्वास जी का अभिजीत जी का भी कल आते ही आप लोग प्रश्न पूछ लीजिएगा कृपया करके, तो हम आते ही सबसे पहले आप लोग के प्रश्न पर करें, ठीक है। एक आपको मैसेज आया था किसी का हिमाचल से, आपने कोई कॉल नहीं किया, हाँ वो क्लासेस के लिए बोल रहे थे ना, तो अब तो चंद्रमणि जी आप ही देखिए, मतलब काफी समय हो गया। नहीं हाँ मैंने बोला ना उस दिन, बोला ना जैसे जो पढ़ाया है हमें तो मतलब आता है थोड़ा बहुत उनको, तो फिर अब आप चंद्रमणि जी आप देख लीजिए, आप जो बोलेंगे वैसा हो जाएगा, लेकिन आप अपने हिसाब से, मैंने उनको बोला मैं क्या बहुत समय हो चुका है, आप प्लीज दे सकते हो, मैं क्या तो दे दो स्क्रीन शॉट भेज दो, वो तो ऐड कर देंगे। नहीं लेकिन आप ये भी तो देखिए जो पिछला छूट गया बेचारे उनका वो, नहीं एक्चुअली मैंने बोला उनको, फिर उन्होंने बोला कि आपको भाई मेरे को आता है जैसे नक्षत्र वगैरह थोड़ा बहुत आता है, ऊपर आप देखिए कि आपके ऊपर जिम्मेदारी है, आपको जो लगे कर लीजिए, ठीक है, आप अपने हिसाब से, ठीक है। चलिए हर महादेव शुक्र